चलिए ठीक हो सब, जोर से बोलो ना, बहुत बड़ी, इतना जोर से बोलो कि एकदम यही तक आवाज रह जाए। लास्ट में पूछ रहा हूं, ठीक हो या नो? चलो पहला पॉइंट जो है ध्यान से देखना, हाथ थोड़ा तेजी बढ़ाते जाना। करंट अफेयर आज लगभग लास्ट करेंगे, उसके बाद मैपिंग वाले पे आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला इसमें जो दिया है ना, इसका फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना। यहाँ पे एक्स डी आई दिया है, इस एक्स को क्रॉस की तरह इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रहा है? कुछ बुझा रहा है? इसको क्रॉस ही तो बोलते हैं, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म में बहुत बार कंफ्यूजन आपको होगा, दैट इज क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। तो थोड़ा एक बार फटाक से एक्सडीआई का फुल फॉर्म पहले लिख लिए हो तो ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो, नहीं लिखे हो तो तेजी में उसको लिख के कंप्लीट करो। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा चीज क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार यह बोला गया है कि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य, अच्छा क्या सब सुन पा रहे हो? एक बार दम लाके बोलो कि आपकी बॉडी में जो है ऊर्जा थोड़ा आ जाए। लास्ट बार जोर से, यस और नो? तो सर पहला है कि कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जो काफी हाई रिस्क पे है, और उसमें इंडिया के स्टेट्स मैक्सिमम है। तो लॉजिक क्या है, कुछ स्टेट्स है उसमें हम लोग भी है, तो पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरला एंड असम, ये कुछ जगहों के लिए बड़े ही अलग लेवल पे क्लाइमेट रिस्क पे है। उसके बहुत सारे वजह हैं, ध्यान रखना। पहला वजह, सबसे फर्स्ट अगर वजह की बात करते हैं तो उसमें एक वजह यह है कि सर अर्थक्वेक वाला मैंने एक आपको पढ़ाया था कि टर्की के अंदर अर्थक्वेक हुआ था, जिसके कारण पूरे इंडिया पे प्रभाव पड़ने वाला है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड पे, लेकिन दिल्ली उसमें सबसे सिस्मिक जोन में है, हरियाणा भी है और भी सारे हैं। तो समझ में आ रहा है, बिहार भी खतरे में है। तो लॉजिकली अगर देखेंगे ध्यान से तो सिर्फ इसमें दो बात याद रखना। एक, सबसे पहला ये एक फिजिकल क्लाइमेट रिस्क है, और फिजिकल क्लाइमेट रिस्क के लिए एक इंडेक्स आता है जिसको बोलते हैं एडीआर। कुछ समझ में आ रहा है? एडीआर बस थोड़ा दिमाग में रखना। इसमें बोला गया है कि बिल्ट इन्वायरमेंट वुड सस्टेन इन 2050, इसके अकॉर्डिंग 2050 तक बहुत ज्यादा से ज्यादा सस्टेन कर पाएगा। 2050 के बाद बहुत सारे ऐसे सिटी और स्टेट हैं जो कोलैप्स करेंगे। तो ये डेटा के अनुसार बताया गया है, ध्यान से समझना। तो आप एक्सडीआई रिपोर्ट का फुल फॉर्म खाली याद रखना, और एक पॉइंट बोल रहा हूं वो लिख लो। लिखो अकॉर्डिंग टू एक्सडीआई, बस एक लाइन खाली लिख लो, बाकी पूरा चेपना नहीं है। अकॉर्डिंग टू एक्सडीआई लिख लिए, most of the country will face the high risk, हो गया, most of the country will face the high risk by 2050, especially China, India and USA, especially China, India and USA। ब्रैकेट में लिख लेना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखिएगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि इसका फिजिकल पहले समझ गए, बनावटी जो है ना हमारे घर का, इधर घर का, और अभी जो बनावट घर का चल रहा है बड़ा डेंजरस है, मतलब बहुत डेंजरस है। अगर एक बार भूकंप आया ना, ठीक ठाक बिल्डिंग मात्रा में गिर जाएगा, ठीक ठाक, ना कोई अलग लेवल पे काम कर रहा है ना कुछ, क्योंकि अभी क्या है, एक तो जमीन का शॉर्टेज हो रहा है, और जमीन के शॉर्टेज में लोगों का डिजायर बढ़ रहा है कि इतना ही जमीन में मुझे सब कुछ चाहिए, और जब इतना ही जमीन में सब कुछ चाहिए तो दबाव ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब दबाव ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से मजबूत नहीं होगा। गांव के घर जल्दी क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि पहली बात, गांव का घर में लगभग हर किसी के पास ठीक ठाक स्पेस होता है, पहला एक बहुत बड़ा कारण है। बथान कहीं और है, कुछ बुझा रहे हैं, घर कहीं और है, माल जाल कहीं और बांधे हुए हैं, कुछ बुझा रहे हैं, तो टेंशन ही नहीं है। और शहर में एक आदमी को सरवाइव करने के लिए एक ही फ्लैट में माल जाल भी बांधना है, माल जाल नहीं तो कुछ ना कुछ मशीन भी लगाना है, उसी घर में उनको सारा डिजायर भी चाहिए। तो ये बताया गया कि स्पेशली 3 जगहों पे बहुत रिपोर्ट है, जिसमें यूएसए, चाइना और इंडिया, जो 2050 तक उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त होगा। कुछ समझ में आ रहा है? और इसीलिए एक पॉलिसी आने वाला है जो 2025 में आएगा, और वो पॉलिसी बड़ा डेंजरस है। कोई भी मकान तब तक अलाउ नहीं किया जा सकता, ये लगभग प्राइवेसी के ऊपर, तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि पूरा का पूरा मापदंड वो फुलफिल नहीं करता हो, चाहे वो अर्थक्वेक के लिए हो, चाहे वोल्केनो से समथिंग हो,
चाहे उस एरिया से रिलेटेड, जैसे होता है ना कुछ एरिया में सुना होगा कि यहाँ से 4 मंजिल से ज्यादा बिल्डिंग नहीं बन सकता या 5 मंजिल से ज्यादा नहीं बन सकता, तो उसी तरीके का एक बहुत ही जबरदस्त आ रहा है, उसके कारण विरोध भी होगा, लेकिन सर वो जरूरी भी है, क्योंकि ये डेथ जो है रिपोर्ट उसके अनुसार बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या दब के घर में या किसी फिजिकल कैलेमिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के गिरने से मौत हुई है। कुछ बुझा रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बस इतना याद रखिएगा, बाकी इसमें बहुत सारे रैंकिंग है, हमें पूरा रटना नहीं है, इतना आपको दिमाग में रखना है कि एक्सजे रिपोर्ट बताता है कि कब तक, 2050 तक या 60 तक, 2050 तक। अब देखो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें इतना सारा कारण है कि इंडिया जो है अभी इस तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया। रोड देख लो, रोड इतना तेजी से बन रहा है कि आप मतलब आइडिया नहीं लगा सकते। उसी तरीके से बिल्डिंग्स जबरदस्त, 5 स्टार से लेकर हर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबको तगड़ा चाहिए, तो सब इस तरीके का, इससे अनुमान लगा जाना जो है बहुत स्वाभाविक है कि 2050 तक मामला निपटेगा। लेकिन सर फिर भी इंडिया है, और दिमाग में रखिएगा इंसान जो है कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता है, बट फिलहाल 2050 तक अपन खतरे में है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सजे रिपोर्ट के बाद, और वो है ये वाला एजुकेशन पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप मेंस में, प्री में, दोनों पे दो क्वेश्चंस लिख लो, आएगा ही आएगा 110%। मेंस से बच्चों का नहीं, प्री से बच्चों का नहीं। तो पहला लिख लेना, एनसीएफ का फुल फॉर्म आपके सबसे ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मैं इसका पूरा ना ठेठ भाषा में पूरा समझा देता हूं आपको, एकदम आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है? नहीं तो बाकी जो है जीवन का आनंद लेते रहना। तो कुछ इसमें पॉइंट लिखा है कौन सा मंत्रालय, कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसने कुछ ऐसे मटेरियल लॉन्च किए हैं जो पढ़ने के लिए, और उसमें एक नाम है जादुई पिटारा। कहीं दिख रहा है आपको नाम? ये रहा जादुई पिटारा। तो जादुई पिटारा क्या है जरा समझिएगा। अच्छा, कॉमन सेंस सोचो, मान के चलो आपको कुछ भी नहीं पता है, एक शब्द आप क्या है, जादुई पिटारा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दूंगा तो बता ही दोगे, लेकिन फिर भी दे रहा हूं। जादुई पिटारा शब्द बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा कि बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए? मतलब बेसिक सा चीज है। तो एक कैसे आया समझिएगा। देखिए मैंने बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति तो चेंज हो चुका है, और शिक्षा नीति चेंज होने में सबसे बड़ा कांड किस चीज का है? ये वाला है, किसका? 5+3+3+4। कुछ बुझा रहा है? अब ये क्या है बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 5 में से बोला गया कि पहला 3 साल आंगनबाड़ी में बच्चा गुजारे या कहीं और गुजारना कंपलसरी रहेगा। कुछ बुझा रहा है? उसके बाद 2 साल फिर, मतलब 5 में से 3 साल कहां? आंगनबाड़ी या फिर छोटे छोटे लेवल पे जो संस्थाएं ये सब खुले हुए हैं, उसमें बच्चों को जो है एडमिशन कराकर वहां से उठा के लेके आना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि 3 साल आंगनबाड़ी में, 2 साल उसको किसी भी तरीके से स्कूल में अब एडमिशन करा देना है, प्री नर्सरी चाहे नर्सरी चाहे केजी या समथिंग। तो स्कूल में अब स्टार्ट होने वाला संख्या 2 साल हो गया, और अब इसके बाद 2 से लेकर इसके बाद जहां तक जाएगा का स्कूल के लिए जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति के अनुसार कितने साल बच्चे स्कूल में रहेंगे? तो सर यहां से जोड़ लो, 2+3+3+4। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो 5 है, उस 5 में से 3 कहां रहना है? आंगनबाड़ी, और वैसे केंद्र पे जहां पे उसको एक लेवल पे बनाया जा सके ताकि वो स्कूल जा सके। कुछ बुझा रहा है? इसके पीछे बहुत सारा कांड है, और ये बहुत बड़ा चेंज है और बहुत अच्छा चेंज है। क्योंकि सर पहला ही बच्चा क्या है, जैसे जन्म लिया कुछ लोग उसको ना उठा है, बोतल लटका दिया माथे में, उसके बाद डुगड़ा के भेज दिया स्कूल। उससे क्या होता है, एक तो स्कूल वाले उसको संभाल नहीं पाते, क्योंकि स्कूल वाले के पास ऊपर वाले जो सीनियर्स है उनके सिलेबस का टेंशन जो है अलग है, और प्री को वो लोग संभालते नहीं है, जिसका असर फिर उनके फ्यूचर पे पड़ता है। इसलिए बोला गया कि एटलीस्ट 2-3 साल उसको केयर टेकर की तरह कहीं एक जगह पे रखा जाए, जहां पे उसको एक मेंटली एक स्ट्रांग हो जाए, और तब स्कूल में जाए तो ज्यादा बेटर है। कुछ बुझा रहा है? और दूसरा, बहुत सारे बच्चों का किडनैपिंग भी हुआ है इसी मामला में। तो अब किडनैपिंग का रेशियो घट चुका है, लेकिन हाँ ये भी एक वजह हो सकता है जो गवर्नमेंट ने बोला खुद अपने उसमें डिपार्टमेंट में। अभी आज से ज्यादा साल नहीं, 5-10 साल पहले भी इतना सारा पटना में कोई रेयान पब्लिक स्कूल से कोई गायब हो गया, तो कोई कहीं से गायब हो गया, कोई कहीं, बड़ा कॉमन था। वो तो अब धीरे धीरे चीजें ठीक हुई है। वो अलग बात है कि सर जंगल राज फिर से एक बार जुड़ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल तो है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तो सर 5+3+3+4 इसको डिटेल में लिखवा देंगे। अभी के लिए क्या है, तो सर जादुई पिटारा पे हाईलाइट कर लेना। लिख, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, लिख लो एनसीएफ। ये छाप दिए क्या पूरा? लिखिए, एक लाइन जो बोला हो लिखिएगा, एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म जरूर लिख लेना प्रभु, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही आता है, नया शिक्षा नीति के तहत ही एनसीएफ आता है। जैसे बजाज
के अंदर पल्सर आता है, बजाज के अंदर प्लेटिना भी आता है, वैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीएफ भी आता है और भी डिपार्टमेंट आते हैं। तो इसने एक काम किया है, लिखिएगा, एनसीएफ हैज लॉन्च्ड जादुई पिटारा, जादुई पिटारा अंडर, जादुई पिटारा अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जादुई पिटारा अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या यहां तक ठीक है? फुल स्टॉप पर लिखिएगा, दिस जादुई पिटारा has been, this jadui pitara has been launched especially for, हाँ तेरी में, especially for 3 to 8 years age group, 3 to 8 years age group। तो एनसीएफ एक अलग डिपार्टमेंट है या शिक्षा नीति के अंदर है? शिक्षा नीति के अंदर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये लगता है ना अलग ही चल रहा होगा। उसके बाद आते हैं बाकी बहुत सारे चीज में। जादुई पिटारा तो किसके लिए है? तो 30 से 38 की 3 से 8, 3 से 8 भैया, ये तो अलग लेवल पे। खैर कोई बात नहीं, लिख लो, उसके बाद मैं लिखवा देता हूं। टॉर्च जला लीजिए जरा, लिख ले जल्दी, फिर बोल दिया। लिखिए फटाफट, हाथ तेज में बढ़ाइएगा, लिख लीजिएगा, लिखिएगा। हाँ नहीं लिखिए, बैटरी किसी का खत्म नहीं होगा ना। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अलग से लिखिएगा उसी में फुल स्टॉप के बाद। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2020 हो गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 has been introduced with various academic changes, सर जो अभी बीएड मतलब जो आया है इसी के अंदर नहीं, वो अलग वो शिक्षा नीति के तहत उसमें उसको बाद में अपडेट किया गया। जिस समय वो आया तो उसमें बीएड का कोई चर्चा उर्चा भी नहीं था, है ना। तो बीएड का बहुत पुराना मसला है, इसमें उसको जुड़े के अंदर, मतलब डिपार्टमेंट तो शिक्षा मंत्रालय ही बनाया है, शिक्षा नीति के तहत भी बात कही गई है, लेकिन उसको उस समय जोड़ा नहीं गया जिस समय प्राइमरी एलिमेंट्री की बात हो रही है। उस समय बीएड पे ध्यान नहीं था, उस समय इस बात पे ध्यान था कि पहले जो 12-12 तक जो जा रहे हैं बच्चे, उसको पहले कैटेगराइज करो, फिर आगे मामला बढ़ाएंगे। और ऐसे में बीएड इतना कचरा कर दिया था लोग कि वो चेंज होना स्वाभाविक ही था। समझ में आ रहा है? वो कोई भी फ्री का डिग्री कहीं से लेके सब डीएलएड कर लेता, कौन बीएड कर लेता। अरे एक समय था जब 500-500, 2,000 में कोई पूछता नहीं था डिग्री का, है ना। बहुत लोग उसी कैटेगरी में है। तो उस बात पे भी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि जो 500 वाले हैं और जो 1000 वाले हैं उनको रखा जाए कि क्या किया जाए। तो पॉइंट ये भी है, कुछ लोग ऐसा ही कर लेते थे। अरे जैसे शिक्षा, कौन सा है ये जो आपके टीचर लोग हैं, कौन से, शिक्षा मित्र नाम है। तो शिक्षा मित्र वाले भी तो एक समय था जब कोई नहीं पूछता था, 20 रुपया 30 रुपया में बोला चलो ना करे ना करम, मतलब इस लेवल पे था कि लोगों को करवाया जा रहा था तो नहीं कर रहे थे। और उसी तरीके से आज उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो साइमल्टेनियसली वैसा ही डीएलएड और बीएड के वैल्यू बढ़ा दिए। डीएलएड और बीएड, आपको सीरियसली बताता हूं, जितना बढ़िया उसका प्रोग्राम है, जितना बढ़िया उसका इंटीग्रेटेड कोर्स है, एक हर आदमी को, चाहे टीचर बनना चाहे तो, चाहे नहीं बनना चाहे तो, जरूर सीखना चाहिए, अलग से पढ़ना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कितने % टीचर ऐसे हैं जो बढ़िया से उसको डिग्री करके कोर्स करके आते हैं? लगभग गिनती से 1, 2, 3, 5%। बहुत हो गया, वो भी मैं बहुत बोल रहा हूं। बाकी सब तो सिर्फ क्यों बीएड कर रहे हैं? आपको पता है कि बीएड कर लेंगे तो टीचर हो जाएगा। और अब तो सर जिसको नहीं करना वो भी करना चाह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि उसके बाद अब सोच भी जाओ काश कर लेती। अब ये जो है ना, ये सब चीज मैं वही बोला, हर चीज का ट्रेंड होता है। तो बीएड और डीएलएड बहुत चीजें जो उसमें अच्छी चीजें सिखाई गई हैं। जैसे होम साइंस एक सब्जेक्ट है, मैंने बहुत बार जिक्र किया है। होम साइंस इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। होम साइंस में कोई खाना बनाना सिर्फ नहीं सिखाया जाता है। अधिकतर गधों को ये लगता है कि होम साइंस में बस खाना बनाना, इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट जो है होम साइंस लेता है आसान के लिए। आई कैन गारंटी यू होम साइंस सबसे टफ सब्जेक्ट है, और अगर उसको बढ़िया से पढ़ा जाए तो सबसे मजेदार है। लेकिन होम साइंस इसलिए लेते हैं, क्या है कि घर में बैठना है। आर्ट्स क्यों लेते हैं? घर में बैठना है, इसलिए लेते हैं। लेकिन आई कैन गारंटी यू आर्ट्स बढ़िया से किसी को नॉलेज ठीक नहीं है।
आर्ट्स जितना एफर्ट मांगता है, आर्ट्स जितना एनर्जी मांगता है, उतना एनर्जी साइंस नहीं मांगता है। क्योंकि साइंस में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कि पुली नीचे आएगा, इसके कारण एक ऊपर दबाव बनेगा, बात खत्म। लेकिन आर्ट्स के अंदर थ्योरेटिकली आपको रटना भी है, कॉन्सेप्चुअली समझना भी है, और फिर इस तरीके से इलाबोरेट भी करना है कम शब्दों में कि काम आसान हो जाए। इसीलिए आर्ट्स जो हल्के में लेते हैं, सबसे बड़ा गधा है वही है, और इसके कारण उसको भुगतना पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा ये कि बॉस, आने वाले समय में ह्यूमैनिटीज का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होने वाला है। जिस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया अचानक से, वैसा ही ह्यूमैनिटीज के बेसिस पे, जैसे आज इंजीनियरिंग के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाता है, कोई छोटा मोटा बड़ा, उसी तरीके से ह्यूमैनिटीज के बेसिस पे आने वाले 5 से 7 साल में, मेरे बात लिख लेना, और 5 से 7 साल में रहूं ना रहूं आप देख लेना, उस समय आर्ट्स करने वालों को सिर्फ जॉब मिलेगा, इंजीनियरिंग वालों को जॉब नहीं मिल रहा होगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि नैतिकता और मोरालिटी धीरे धीरे बिल्कुल डाउन हो रहा है, और इस वजह से चीजें जो है अब ह्यूमैनिटीज का बड़ा फोकस बढ़ गया है। आईआईटी के अंदर ह्यूमैनिटीज लाना बकवास बात नहीं है। आईआईटी जहां सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात होती है, वहां पे सिर्फ ह्यूमैनिटीज की बात करना बहुत बहुत अलग चीज है। तो ध्यान से समझिएगा, इसलिए जो कर रहे हो उसको, अभी आप जो कर रहे हो सबसे बेस्ट है। हर सब्जेक्ट को बेस्ट तरीके से पढ़िए, आगे बहुत काम आएगा, नहीं तो कुछ काम नहीं वाला है। खैर, तो सर उसमें पहला पॉलिसी में लिखिएगा, क्या बोला लास्ट लाइन? हाँ, वेरियस एकेडमिक चेंजेस, फुल स्टॉप। अब इसके आगे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द, अच्छा चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक स्ट्रक्चर, एक शब्द होता है पेडागोजी, ठीक है? ये बीएड का पेपर जो लोग देते हैं ना, या फिर सीटेट वगैरह का पेपर, तो उसमें आता है चाइल्ड पेडागोजी, ठीक है? पेडागोजी साइकोलॉजिकल शब्द है कि बच्चों को समझने के लिए एक अलग अलग तरीके की, कैसे आप बच्चों को समझेंगे। अब टीचर है, बच्चा रोते हुए आ रहा है, अब क्यों रो रहा है इसका कोई आइडिया थोड़ी ना है, क्या पता वो सुसु लगा है उसको कि क्या लगा है, क्या है, आपको समझने के लिए इसलिए चाइल्ड पेडागोजी दिया जाता है कि एक टीचर को समझ में आना चाहिए कि वो बच्चा जो है छोटा, वो फील क्या कर पा रहा है, और वो बोलने में सक्षम है नहीं सक्षम है, उसके हाव भाव से पता लगाना है। उसके लिए चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन रहता है, 50 या 20 ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, और बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो थोड़ा सा उस तरीके का आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि किसको नहीं पता होना, आप भी जब जाओगे तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। अब एक बच्चा रो रहा है, आप आईएएस हैं, सीआईएसएफ के हेड हैं, और वहां पे एक बच्चा रो रहा है बॉर्डर पे आराम से, और देखेंगे उसके पीछे बॉम्ब लगा दिया हुआ है, तो लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी तो पढ़ना ही चाहिए, और मैंने बोला तो हर आईएएस को साइकोलॉजी तो पता होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट लास्ट लिखिएगा, हाँ क्या बोला? अकॉर्डिंग टू एकेडमिक स्ट्रक्चर, हाइफन डालिएगा, पहला लिखिएगा सबसे फर्स्ट, 5 + 3 + 3, 5 3 3 4, टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। 5 3 3 4, तो पहले 5 में लिखो, शुरुआत का 5 को ऐसे लिख लेना, और उसके नीचे लिखना फाउंडेशनल स्टेज, और ये लिख के रख लेना, मेंस में आपको ये बहुत बढ़िया से लिखना पड़ेगा, चाहे प्री में भी। जैसे 5 लिख रहे हो, +3 +3 +4, तो 5 के नीचे लिख लेना फाउंडेशनल स्टेज, बेस, आधार, जिस तरीके से फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है? और इस फाउंडेशनल स्टेज में लिखना ऐसे 3 साल तक आंगनवाड़ी। ये जरूरी नहीं कि वो आंगनवाड़ी ही हो, मतलब बेसिक है कि स्कूल में भेजने से पहले उसको किसी संस्था में तैयार किया जाए, वो है ना? तो आंगनवाड़ी 3, एंड देन उसके बाद दूसरा 2 इयर्स आंगनवाड़ी के बाद दूसरा वाला 2 साल, ये आपको प्री स्कूल, इसमें लिख लेना प्री स्कूल, आंगनवाड़ी के बाद प्री स्कूल लिख लिए, तो 3 हो गया। और उसके बाद आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट, अब उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है, देखो ये 5 में से 3 समझ गए, तो 5 में से 3 अलग हो गया, 2 अलग हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट 3, इसमें लिखना प्रिपरेटरी। आप देखेंगे बहुत स्कूल का नहीं होता है प्रेप लिखा होगा, बहुत स्कूल का नाम, जैसे फलना प्रेप, आपको समझ में आते नहीं है प्रेप है क्या, सच में बता रहा हूं। जैसे लिखा हुआ मान लीजिए ऑक्सफोर्ड प्रेप स्कूल, और प्रेप का मतलब मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं बहुत कम ही लोगों को पता होगा। इनफैक्ट मुझे कभी कभी भी लगता है जो स्कूल वाले नाम रखा है उसको भी नहीं पता है कि क्या है, मतलब मैं तो सस्पिशन में रहता हूं कुछ लोगों को लेके कि भैया उनको भी नहीं पता है कि ये प्रेप क्या है, जबकि उनका अपना स्कूल का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रेप स्कूल। कौन स्कूल पढ़ते ऑक्सफोर्ड, पूछेगा प्रेप का मतलब क्या, प्रेप का मतलब प्रेप, आप समझ रहे हैं, मतलब कुछ चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये जो प्रेप है इसका मतलब है प्रिपरेटरी से। अब प्रिपरेटरी इतना बड़ा शब्द है कि स्कूल का लोगो बनाएगा तो क्या लिखेगा, ऑक्सफोर्ड प्रिपरेटरी स्कूल, इतना लंबा निकल जाएगा कि जो है उसमें बहुत सारा सावधानी भी बरतना पड़ता है, इसलिए प्रेप सुनने में अच्छा लगता है। जैसे ब्रदर की जगह पे क्या हो गया ब्रो, कुछ लोग बोरो, समझ में आ रहा है। उसके बाद तो ये जो चीजें है ना, वो शॉर्ट फॉर्म का एक अलग ट्रेंड चल गया है, और ये इसका थैंक्स टू व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम,
या फिर वही इंस्टाग्राम, ये सब कुछ लिखने में भी कष्ट हो रहा है, इतना लेजी हो गया आदमी। हाय लिखना है, एच लिख देता है। अब हाँ लिखा है कि हाय लिखा है कि हाउ लिखा है, क्या लिखा है तुम समझो, एच लिख के भेज दिया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए थोड़ा ये, तो पहला हो गया फाउंडेशनल स्टेज। दूसरा कौन सा हो गया? प्रेपरेटरी स्टेज। लिख लिए? प्रेपरेटरी स्टेज में लिखना सबसे पहला, उसमें कुछ पॉइंट लिख लो, मेंस के लिए लिखवा रहा हूं। प्ले, डिस्कवरी, ये लिखा हुआ है फिर भी लिख लो, प्ले डिस्कवरी। उसी के अंदर खेलो, कूदो, झूला पे से गिरो, कपार फोड़ो, ये सब जो है ये चलता रहता है। तो प्रिपरेटरी स्टेज में चलेगा प्ले, उसके बाद ये सारा कुछ। ठीक है। थर्ड स्टेज मिडिल स्टेज लिख लीजिएगा, उसमें मिडिल स्टेज। हाँ हेलो, हाँ बताइए, कौन बोल रहे हो आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, मैं क्लास के बाद करता हूं कॉल आपको, समझो, ठीक है ना? ठीक, चलिए। तो 5 शुरुआत बोलना जरा। पहला 5 क्या है? फाउंडेशनल की प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल। फिर दूसरा प्रिपरेटरी। अब तीसरा मिडिल स्टेज हो गया, मिडिल स्टेज। अब आगे फिर अब बच गया एक और, चौथा बच गया ना, लिखिए सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज। अब इसमें आप जिस तरह से, हालांकि पीडीएफ में बनाया हुआ है, बट फिर भी यहीं पे उसको एक बार बना लो। जैसे 5 है तो 5 में ऐसे बॉक्स बना के 3 वाला लिख लेना आंगनबाड़ी, और 2 वाला भी लिख लेना स्कूलिंग। हाँ मतलब प्री स्कूल वाला। फिर उसके बाद 3 में आओ, 5 3 3 4। फिर हाँ, फिर 3 में लिख लोगे तो जैसे वहां पे जो है क्लास वाला लिख लो, क्योंकि क्लास पूछ देता है कि इस 5 3 3 4 कैटेगरी का मीनिंग क्या है, कौन कौन से क्लास का है, कौन कौन से नहीं है। तो अगर आपको नीचे से याद नहीं रहे ना, तो ऊपर से याद रख लो, आसान हो जाएगा। चौथा जो 4 लास्ट में है ना, ये 9 से 12 के लिए है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 4th कैटेगरी में है। 9 10 11 12। अब इससे रिड्यूस कर लोगे क्या? अब इसके हिसाब, भैया सुन पा रहे हो? तो 9 से 12, उसके बाद फिर पीछे आ जाओ। अब 12 9 से हुआ है तो 8 से कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा 6 to 8, क्योंकि 3 है ना, तो 6 7 8। और फिर अब पीछे आ जाओ, 6, तो 6 कितना हो जाएगा? तो 3 to 5। कुछ बुझा रहा है? और मैंने अभी आपको पढ़ाया, एनसीएफ ने जादुई पिटारा 3 से 5वीं क्लास के लिए नहीं, बल्कि 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए लाया है। कुछ बुझा रहा है? तो जनरली क्या होता है, क्लास कैसे नापते हैं? जनरली होता है ऐसा कि आप जो नापते हैं उस तरीके का, तो कुछ लोग दोगुना करके नाप लेते हैं कि आप 10वीं में हो गए यानी कि 20 साल के हो गए, ऐसा करके। नहीं होता है कि आप 10वीं 10th में हो तो 2 साल 20 साल, 12वीं में तो 24 साल, ऐसा नहीं। हाँ, तो बहुत सारा चीज होता है कि एक चीज दिमाग में बैठता है कि कम से कम 10th तो 14 से 15 साल तक हो जाना चाहिए, है ना? इसलिए उसमें डेट ऑफ बर्थ वहीं से घटता बढ़ता है, और वहीं से 2 डेट ऑफ बर्थ होता है, अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड एंड अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट। समझ में आ रहा है? वहीं से दोनों चेंज होता है। तो लॉजिक क्या है कि जब भी आपको इस तरीके का स्टेज में ध्यान में रहे, तो फिर चौथा वाला याद रखना प्लीज। और एज जो है दिमाग में रखिएगा, जब बोले कि 3 to 8, तो 3 to 8 आपको हमेशा याद रखना है कि सर ये जो बेसिक है, बेसिक शुरुआत का 3 साल दिमाग में रह रहा है। तो शुरुआत में जो बच्चा जन्म लिया, स्कूल गया है, तो शुरुआत का 3 साल उसका वही स्टेज है। तो 3 साल उसको एज के हिसाब से ही मान के चलना। उसके बाद क्लास चेंज हो सकता है, तो जनरली आपको 5 और 3 तक काम हो सकता है, यानी कि 2 स्टेज में आपका जो है जादुई पिटारा उनके लिए लॉन्च होगा। यानी कि कौन से क्लास तक हो जाएगा मुझे बताओ? 5 क्लास तक। तो यानी कि 5 क्लास तक जादुई पिटारा काम करेगा, और यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है। तो लॉजिक दिमाग में रखिएगा, वहां पे लिख लीजिए जादुई पिटारा, जहां पे लिखे हैं आप 3 से 8 साल तक, उसमें लिख लीजिए जादुई पिटारा introduced up to 5th क्लास लिख लेना, इंट्रोड्यूस्ड अप टू 5th क्लास। और एज क्या होगा? 3 से 8, तो उम्र 3 से 8। ठीक है, ये पूरा मेंस में आएगा, इसको एकदम छाप लेना, मैं पहले बता देता हूं। ठीक है जी। बाकी गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारा कुछ है स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान है ना? मिड डे मील वाला पॉपुलर है, वो अलग बात है कि टीचर लोग ज्यादा खाते हैं, बच्चे कम खाते हैं, बट फिर भी मतलब चलता तो है धूमधाम से। और इस तरीके का कांड जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम श्री स्कूल, ये सब कुछ। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा तेजी में, और वो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्ट्रो अकाउंट।
VOSTRO, वॉस्ट्रो, VOSTRO, वॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट। ये तो भैया मतलब एक क्वेश्चन आउट है, समझ लो, ये तो आना है, तय है, ये यूपीएससी पहले ही आउट कर दिया है। वॉस्ट्रो अकाउंट, तो पहला वॉस्ट्रो में कुछ पॉइंट लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए, एक लाइन लिखिएगा, 20 रशियन बैंक। कितने रशियन बैंक? 20। तो 20 रशियन बैंक्स हैव ओपेंड वॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट। और वॉस्ट्रो अकाउंट का एक नाम दे दिया गया SRVA। SRVA सिंपल है, क्या है? देखो, VA हो गया, जैसे सेविंग अकाउंट होता है SB के SACA करंट अकाउंट, उसी तरीके से यहां VA वॉस्ट्रो अकाउंट, और S फॉर स्पेशल, R फॉर रसिया। तो स्पेशल रशियन वॉस्ट्रो अकाउंट, इसका फुल फॉर्म लिख लिया जाए, वहीं पे जहां पे लिखो वहीं पे लिख लो। लिखिएगा स्पेशल, सॉरी रशियन मत लिखिएगा, सॉरी रूपी लिखिएगा, रूपी, रसिया तो ऑलरेडी मैं बोल दिया। स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट, पैसा इंडियन, स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। तो लगभग कितना रशियन बैंक है, मतलब कितना रशियन बैंक ये खुला है? 20। तो अप्रॉक्स 20 की जानकारी है। ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात को, क्योंकि रुपया अब इंटरनेशनलाइज हो रहा है। हाँ, तो सर अब धीरे धीरे, जैसे हम लोग डॉलर में बोलते हैं, तो हमारे लिए डॉलर लगता है ना कि भैया डॉलर इंटरनेशनल वैल्यू रखता है, वैसे ही रुपया का अब धीरे धीरे इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है और रुपया का भी वैल्यू ठीक ठाक लेवल पे पहुंच रहा है। तो रसिया ने बोला कि प्रभु ऐसा है, इसके बाद से जो डीलिंग होगी हमारी, और जो कोई रसिया में रह रहा है, ध्यान से समझना, उसने कोई चीज अगर इंपोर्ट किया, बाहर से मंगाया, मतलब इंडिया से स्पेशली मंगाया, तो रूपी में ही मामला सेटल कर दिया जाएगा। जैसे देखो, सिंपल ठेठ भाषा में समझो, नेपाल तो बगल में ही है, नेपाल में आप देखेंगे तो नेपाल में बहुत अधिकतर लोग पैसा ले ही लेगा, इंडियन भी और नेपाली भी ले लेगा, दोनों काम चलेगा, क्योंकि एकदम उसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट उसका सामंजस्य बिल्कुल बैठा हुआ है। जो वैल्यू हो सबको पता है, आप इंडियन में देंगे तब भी काम हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? सिमिलरली रसिया में इजिली इसको करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक काम किया गया। और मैंने कल पढ़ाया था कि रसिया ने गैस बहुत ज्यादा एशिया में बेचना शुरू कर दिया, और जैसे ही अचानक हुआ, तो मैंने बताया उससे पहले ये चीजें बातें जरूर चल रही थी, क्योंकि उस समय भी यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट पहले से चल रहा है। अरे तो विवाद अब न बढ़ गया जो वार में कन्वर्ट हो गया, लेकिन विवाद तो बहुत पुराना है। और इस रसिया को कहीं ना कहीं ये बात पता था कि इंडिया हमारा मददगार साबित होगा ही होगा, क्योंकि दूसरा दिख भी नहीं रहा है। और लॉजिक इसीलिए उसने ये करेंसी के लिए इंडिया का पैसा लेन देन करना शुरू किया, और लकीली हमारा वैल्यू बढ़ गया। तो बस ईमानदारी से बस ये कहना है कि वॉस्ट्रो अकाउंट का फुल फॉर्म पूछे तो क्या लिखना है कि सर रशियन बैंक है जिसका एक SRVA बोल रहा है, जहां पे एक वर्ड जिक्र किया गया स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट, और वहां का हर बैंक ये अकाउंट अब रखा हुआ है। तो जिसको भी डिग्रेडेशन, सॉरी जिसको भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है वो मामला आसान कर लेगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एक याद रखिएगा, ये जो बैंक है ये थोड़ा, हर बैंक वहां पे ओपन ऐसा नहीं है कि वहां के वॉस्ट्रो अकाउंट है, कुछ लिमिटेड बैंक ही है। अब वैल्यूएशन जब बढ़ेगा तो उस हिसाब से कोई भी रखना शुरू करेगा, तो चीजें ऐसी हैं कि हो जाएंगी। ये आपके लिए बस काम का है, बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल है, आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। अच्छा, एक चीज कभी कभी पूछ लेता है यार, ये INR जो लिखता है सब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे MRP होता है, ये कभी कभी यूपीएससी भी सोया हुआ रहता है, तो नहीं, आइडिया ठीक लगाए हो, बहुत बेसिक चीज है ये। अब यूपीएससी इसलिए कभी कभी बेसिक ऐसा पूछ देगा ना, मैंने बोला सिलेक्शन हार्ड क्वेश्चन होता ही नहीं है, आसान क्वेश्चन होता है। अब आप देख रहे हैं लिखा रहता है इनर 50 रुपया, या फिर एमआरपी 60 रुपया। तो एमआरपी तो जानते हैं, एमआरपी क्या होता है? इंटरप्राइज मिनिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, यही तो सबसे बड़ा होता है गड़बड़, समझ में आ रहा है? मिनिमम मैक्सिमम जो है ये बड़ा डेंजर वर्ड है। देखो, जब भी कभी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने में हमेशा ध्यान रखना वो मैक्सिमम प्राइस है, इसलिए कस्टमर का हक है कि उस प्राइस में कम करवा सकता है। कुछ लोग जैसे ज्यादा नहीं, कुछ लोग ज्यादा तेज बनता है या अमीर टाइप का बनता है, जब उसकी बीवी कम करवा रही है चलो ना भाई, उसका हक है। वो अलग बात है कि अब एक बार 50,000 बोले 3,000 में देबो, इतना कम कराना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी कम कराना आपका कंज्यूमर राइट्स है।
कि वो बोल सकता है कि इसमें कितना कम हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारा प्राइस जोड़ने के बावजूद भी प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैक्सिमम रिटेल प्राइस में आप कर सकते हैं। तो प्लीज एमआरपी का फुल फॉर्म प्रभु लिख लो, क्योंकि 2021 में फुल फॉर्म पूछा था ये स्टेटमेंट के अंदर यूपीएससी ने। तो कभी घूम फिर के उसका नींद जाग जाता है तो सोचता है चलो बेसिक के पूछ लेते हैं। उसके बाद आईएनआर, इसका भी फुल फॉर्म पूछा हुआ है, इंडियन नेशनल रूपी। तो भैया इसका भी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल रूपी लिख लो, आता है तब भी। और ओवर स्मार्ट के चक्कर में तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि ओवर स्मार्ट लोग जो है ना एक जगह नहीं खाते हैं, कई जगह तो जितना जगह खाना है खा लो, दिमाग में रखना खाना जरूरी है। चलिए, इसीलिए यूपीएससी में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत लोगों जो है खा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो सर इतना याद रखिएगा कि इंडिया भी अब यूएस डॉलर के एक तरह से रेस में है, जहां पे उसका भी अपना एक वैल्यू जो है तगड़ा होने वाला है ना। तो ये आप याद रखेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट। अब आते हैं एक वर्ड और है नॉस्ट्रो अकाउंट, हालांकि आप इसको याद रखेंगे तो ठीक है, इसका जरूरी नहीं पड़ेगा, अभी रहते हैं, ये कहीं ना कहीं आ जाएगा बाद में। नेक्स्ट हेडिंग, इसको बाद में करेंगे, इसको पहले करेंगे, ये आएगा रॉड एंड, इसको लिख लीजिए रॉड एंड ड्रॉन, रॉड एंड ड्रॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है ये, लिखिए रॉडोडेंड्रॉन। इसमें एक शब्द बड़ा पॉपुलर है, वो है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। जैसे एएसआई का फुल फॉर्म क्या था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी तरह से बीएसआई है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसने एक चीज बोला है, ये क्या क्वेश्चन पूछा तो उसको समझ लेना, मैं जो बोल रहा हूं लिख लेना। रोडोडेंड्रॉन इज रिलेटेड विथ सिक्किम, मैं बोल रहा हूं लिख लो, उतना लिख लो क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल वर्ड भी है। रोडोडेंड्रॉन इज रिलेटेड विथ सिक्किम एंड दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहां है वैसे, दार्जिलिंग एंड, हाँ लिखिएगा सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज रीजन, दोनों पे हाईलाइट कर लेना, सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज रीजन, देख लिए आगे। एंड इट हैज, ये एक शब्द है यहां पे, इट हैज 45 टैक्सा ऑफ रोडोडेंड्रॉन, इसका मीनिंग बताता हूं, ये टैक्सा बोलता है, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, 45 टैक्सा ऑफ रोडोडेंड्रॉन। देखो टैक्सा का मतलब ठेठ भाषा में समझने के लिए एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसमें कहा जाता है कि रोडोडेंड्रॉन का लगभग 108 या 132 समथिंग ग्रुप है, उस 132 के अंदर कुछ कैटेगरी अलग, कुछ कैटेगरी अलग, उसके अंदर कुछ ये पाया जाता है। तो कुछ इस तरीके का मामला जो है इसमें होता है। तो आप जैसे मैं इसमें कहीं ना कहीं होगा भी मे बी, हाँ जैसे यहाँ पे लगभग 132 टैक्सा है, उस 132 टैक्सा मतलब एक हो गया क्या, ग्रुप हो गया। वो 132 टैक्सा के अंदर लगभग 80 स्पीसीज है, 25 सब स्पीसीज है और 27 वेराइटीज है। और उसी के तहत यहां लिखा गया है रोडोडेंड्रॉन फाउंड इन इंडिया एंड ऑफ द 45 टैक्सा लिस्टेड इन द रिपोर्ट 5 आर फेसिंग हाई थ्रेट्स ड्यू टू एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर एंड क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो आप बस इतना याद रखना कि 45 टैक्सा हाईलाइट करके रख लो, और जो जहां पे लिख लियो सो। और दूसरा इसका कनेक्शन सिक्किम से है कि महाराष्ट्र से है, सिक्किम से है जनरली। तो जो आप याद रखोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आज के लिए फिर आज मैप करेंगे ये वाला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड मैरिज। ये चाइल्ड मैरिज का एक और मैंने आपको कराया था, है ना, कि चाइल्ड मैरिज के कारण मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने नियम लगाया कि इसके बाद से कोई भी काजी और पंडित जी अगर शादी कराते हैं और वो चाइल्ड मैरिज है तो लोग जेल में पहले जाएंगे, बुझा रहा है। तो आजकल काजी खतरे में है, पंडित जी खतरे में है। इस तरीके का चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत जरूरी था, क्योंकि वो सब जानते रहते थे, काजी लोग सब जानते हैं, फिर भी ओम बुरबुर सौ करके करा देते हैं। तो लॉजिक क्या मतलब भाई, तो सेकुलर हो ना, मतलब क्या दिक्कत है। तो इस तरह से काम जो हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेटा ऐसा है, अरे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अरे सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, कि पड़ोसी लोग जो जानते हैं उसके बावजूद अगर नहीं कुछ बोला तो वो भी जेल में जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो कुछ लोग जो है लपेटाएंगे सारे लोग, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिए कि जहां दिखे कि चाइल्ड मैरिज है वहीं पे जो है इन्फॉर्म कर दीजिए पुलिस को। समझ में आ रहा है। बाकी अब कुछ गार्जियन लोग आपका क्या करेगा नहीं करेगा हमको नहीं पता, बाकी आप जरूर करना एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। और आईएएस बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क लीजिए तभी आईएएस बनिएगा। सोचेगा कि हम 9 से 5 आए फिर आराम से खेले सोए, तो आपके लिए आईएएस थोड़ी बनाए।
आईएएस या पुलिस का जॉब, आईपीएस, आईपीएस सब वो जॉब है जहां पे आपको हमेशा एकदम 24 आवर मजेदार तरीके से इंटरटेनमेंट होना चाहिए। अब कोई आदमी सोचे कि हम आराम से 6 घंटा सोएं, 4 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करें और फिर खेलें कूदें, तो भैया उसके लिए जॉब करो। लेकिन हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं वहां भी टाइम नहीं मिलेगा, क्या कि सो के उठोगे सैटरडे संडे बढ़िया से 12-1 बजे। आईएएस में आपको संडे को भी काम करना है, सैटरडे को भी काम करना है, हर दिन काम करना है, लेकिन मजेदार काम है, मजेदार काम है, मजा आएगा। संडे को कहीं गांव में जाके भोज खा लो, कहीं गन्ना खा लो, समझ में आ रहा है, कहीं ऊख पिरा रहा है, वहां पे जाकर देख लो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये आईएएस में हो सकता है, रेलवे एसएससी वाला नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट तो लिखिएगा, चाइल्ड मैरिज में सबसे पहला उड़ीसा हैज बीन बहुत अच्छा काम किया है उड़ीसा। इसने कुछ कुछ चीजें बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। उड़ीसा हैज बीन टेकन मेनी स्टेप्स to reduce child marriage, has been taken many steps to reduce child marriage। ठीक है, यहां पे मजेदार बात यह है कि उड़ीसा का पुलिस बड़ा बड़ा उसको सतर्क कर दिया गया और कुछ पुलिस वालों को अवार्ड भी देना शुरू किया गया। जानते हैं कि 10 चाइल्ड मैरिज पकड़ो 10 लाख लेके जाओ। अब आप मुझे बताइए, पुलिस एक्टिव होगी हाइपर एक्टिव होगी? हाइपर एक्टिव भाई। नाश्ता का पानी के लिए तो पुलिस देखेगा नहीं, नाश्ता अगर उसको चाहिए शाम में पुलिस को, तो नाश्ता के लिए तो शाम में कहीं ना कहीं बेड़ा लगा के 4-5 को मोटरसाइकिल वालों को रोक के बिना हेलमेट वालों को लेके भूजा वूजा खा के चल देता है। नाश्ते के लिए जितना हाइपर एक्टिव हो सकता है, तो 10 लाख समझ रहे हैं पुलिस वाले। भाई कोई बुरा मत माना कि गाजीनगर पुलिस में होंगे, बनना अभी चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पॉसिबल है, हो सकता है कि काम हो। तो वहां पे बहुत सारे अवार्ड दिए गए, जिसमें देखो पहला है कि इसमें 2-3 चीजें की गई कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांट दिया गया और एक रिकॉर्ड रखा गया कि कितने जो बच्चे हुए, जैसे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मान लो लिंक हुआ, तो पता तो चली गया कि जो बच्चा है जिसका डेट ऑफ बर्थ उस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग उसका एज कितना हो रहा है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग उपाय किया गया। ट्राइबल एरिया में कुछ लोगों को ग्रुप बना के बोल दिया गया कि यहाँ पे जो भी चाइल्ड मैरिज उसको रिपोर्ट करना है, उसके बदले आपको इतना 1000 रुपया मिलेगा। ये अच्छा चीज है कि उस सबको बोलने से अच्छा है कुछ ग्रुप्स को बोल दो, और बजरंग दल को बोल दो बढ़िया से। बजरंग दल तो फ्री में घूमते रहता है, वो तो जो है उसको टोकेगा, उसी को बोल दो चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए, धूमधाम से रोक देगा, बस उसको पैसा चाहिए। जब आया था पद्मावत मूवी तो बजरंग दल खूब हल्ला किया, और बजरंग दल का जो हेड था सबसे पहला वही पद्मावत जाके देखा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का जो मामला है होते रहता है। तो लॉजिक क्या है कि जब देखिएगा, सबसे पहला क्या बोला गया, एक तो गर्ल्स इन स्कूल में अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आइडिया लगा लिया जाएगा कि कौन कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे भाई लड़कियां अगर स्कूल में आ रही है उससे आइडिया लग जाएगा, या तो शादी हो गया या निपटा दिया गया या कुछ ना कुछ तो हुआ। तो ये स्कूल के अटेंडेंस के बेसिस पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने आइडिया लगाना शुरू किया कि कितने बच्चों का शादी हो गया, कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये बहुत बेसिक चीज है, आप आइए तो आपको काम आएगा। आपको आइडिया लगाना है कि किस लड़की की शादी हुई या नहीं हुई, तो उसके स्कूल के अटेंडेंस बहुत मैटर करता है। वो गार्जियन को इतना दिमाग नहीं है ना भाई, तो स्कूल के अटेंडेंस डेली बनवाता रहेगा, सब पे ध्यान देगा, लेकिन उसको अटेंडेंस पे ध्यान देगा नहीं। और वहां से आप आईएएस हो, तुरंत आइडिया लगा सकते हो कि कौन आ रहा है कौन नहीं है, धड़ाक से काम कर लिए। तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो पहला लिखिएगा उड़ीसा है, जहां पर लिखे थे फर्स्ट पॉइंट लिखना, उसमें एक एक पॉइंट लिख लो। आज हम थोड़ा करंट अफेयर कम करेंगे, यूरोप वाला मामला आज खत्म कर लेंगे। लिखिएगा ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड आद्विका, ये एक नया ऐप एक तरह से लॉन्च किया गया है। ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड आद्विका, ये लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा भाई। आद्विका रिलेटेड टू विच स्टेट? ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड आद्विका स्टार्टेड बाई उड़ीसा गवर्नमेंट। हाँ, स्टार्टेड बाई उड़ीसा गवर्नमेंट। सिंपल भाषा में है, वेरी सिंपल इंग्लिश का हिंदी है। स्टार्टेड बाई कौन गवर्नमेंट? उड़ीसा गवर्नमेंट, विच टारगेट्स 10 to 19 years old, 10 to 19 years old school girls, 10 to 19 years school girls। कुछ जगहों पे मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग उपाय लगाया गया। जैसे ट्राइबल एरियाज में कुछ जगहों पे फ्री में चाइल्ड मैरिज अलाउ कर दिया गया। अब बोलेंगे सर ये कौन सी स्कीम है? जैसे ट्राइबल एरिया में कोई लड़की को मार दिया जा रहा है जबरदस्ती, जब अलाउ नहीं कर रही है, उससे बेहतर है कि उसको स्कीम देकर उसका जान बचाकर वहां से निकाल लिया जाए। तो उड़ीसा गवर्नमेंट बड़ा अच्छा सोचा
कि भैया ये मर जाएगी, उससे बेहतर है कि उसके गार्जियन ने शादी किया, अब वो शादी करने के बाद उसको फ्री में इंसेंटिव देने के लिए देकर उसको वहां से निकालना बेटर है। तो हर एरिया में एक जैसे टैकल नहीं कर सकते। अच्छा आप मुझे बताइए, आईएएस बन के आप जिस जिला में जाएंगे, हर जिला में एक ही अप्रोच रखिएगा कि अलग रखिएगा? अलग रखिएगा। आपको मिलेगा उस टाइप बंदूक और वो करना पड़ेगा। कहीं इतना शांत, तो वहां पे आप बंदूक लेकर घूमिएगा तो लोग डर जाएगा, तो भी आपके पे केस हो जाएगा उल्टा। तो हर जिले को टैकल करने का अलग तरीका है। तो लॉजिक यही है कि सर अलग अलग जिलों का किया। दूसरा देखो, डिक्लेयर विलेज चाइल्ड मैरिज फ्री एंड देयर आर आल्सो मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। और बहुत सारे लोगों को भैया दिया भैया पैसा कि भैया ठीक है, मतलब रोको या फिर शादी करो, उसके बाद पैसा मिलेगा, कहीं मारने से अच्छा है कि जिंदा रहे। उसके बाद देखो बहुत सारे अपने तरीके से किया गया, अगर आपको पूरा याद है तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें है पुलिस का रोल। और पुलिस का रोल सिंपल क्या है, लिखिएगा, द रोल ऑफ पुलिस इन उड़ीसा गवर्नमेंट। यहां देखो अलग से बनाया गया, पुलिस स्टेशन हैव बीन मेड चाइल्ड फ्रेंडली सो दैट गर्ल्स वुड फील एम्पावर्ड टू अप्रोच द पुलिस। देखो बिहार का भी पुलिस स्टेशन फेमस है, पता है किस चीज के लिए? अगर अभी दारू चाहिए तो पुलिस स्टेशन में जाइए, बुझा रहा है? अगर अभी प्रेजेंट में आपको दारू चाहिए तो कहीं नहीं जाना है, चुपचाप पुलिस स्टेशन जाइए, धूमधाम से आपको मिल जाएगा, पैसा बस होना चाहिए आपके पास। तो पुलिस का जो बिहार में जो रूल है वो चेंज हो गया है। अब पहले पुलिस न्याय करता था, अब पुलिस दारू दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये बहुत नीतीश जी का जो है, इसी से पूरा पॉलिटिक्स फंड हो रहा है। बिहार कैडर में जब आइए किसी जिले में जाइएगा तो पता चलेगा बाप रे कैसे चल रहा है, समझ नहीं आएगा। बालू खनन वाला जाके बोलिएगा अलाउ करिएगा तो जो वहां के इन्वायरमेंटलिस्ट है वो विरोध करेगा। जब अगर बालू खनन स्टार्ट कर दीजिएगा और उसके बाद तो सर उसमें दो तीन चीजें होंगी, बड़े बड़े लोग आएंगे, टेंडर पास करने में भी दिक्कत, और उसके बाद रोक दिया तो बालू माफिया वाले आपके ऊपर चढ़ेंगे, सोलर चढ़ेंगे, गलियाएंगे सोलर। तो इतना आसान नहीं होता कि आप काम करें, इसलिए उस समय मैंने बोला स्टेप्स लेते रहिए, तब काम आसान हो जाएगा। इसलिए हर आईएएस जब बिहार में आता है, स्पेशली मोतिहारी में, तो हर आईएएस पैसा खूब छाप के जाता है, क्योंकि उसको यहाँ का आइडिया लग जाता है कि क्या कांड है क्या नहीं है, वो बढ़िया सा आइडिया लग जाता है। और इसलिए वो अप्रोच सिंपल रखता है, एगो कोनो नेता को पकड़ लेता है, वो कोनो एगो को पकड़ लेगा और उसी से दोनों मिलकर काम करेगा। इसलिए जितना भी ये चीनी मिल वगैरह बर्बाद हुआ, नेता और डीएम दोनों मिलकर बर्बाद करके चला गया, कभी भी एक से काम नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा कि थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बिहार का पॉलिटिक्स दूसरे तरह से चलता है। तो बिहार का पुलिस स्टेशन किसके लिए फेमस है? न्याय के लिए कि दारू के लिए? दारू के लिए। और आजकल दारू आपको भर पेटे मिलेगा, कहीं दुकान में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? ठेका मतलब बिहार पुलिस, समझ में आ रहा है? अब सर उसके बाद आते हैं मिनिमम एज क्या है, तो सर ये बता चुका हूं। अब प्रेजेंट में एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिला किया गया है, वो आपको जानना नेसेसरी है। जैसे पहले शुरुआत में 15 साल था, फिर 18 हुआ, फिर 21 हुआ। अभी प्रेजेंट में मेल का 21 है, फीमेल का 18 है। अब बात इस पे चल रही है कि अब जो है 18 से 21 के बीच में होना चाहिए, और दोनों के लिए होना चाहिए, और हर धर्म के लिए होना चाहिए। कुछ बुझा रहा है कि कुछ धर्म के चोचले लोग भी आ जाते हैं ना कि नहीं हमारे में तो ये लिखा है, ये लिखा है। तो इसलिए अब पहले बेसिस था हिंदू मैरिज एक्ट, अब सब पे लागू किया जा रहा है कि हर एज और हर मतलब समाज और हर धर्म के लोग जो भी शादी करेंगे वो 18 से 21 साल में ही शादी कर पाएंगे, उसके बीच में अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये अभी पास होने वाला है, बिल प्रस्तावित है, ये पास हो जाएगा, आई थिंक पास हो ही जाएगा, ये मार्च के बाद ये पास हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बजट पे काम चल रहा है। यहां तक क्लियर है? तो बस इतना याद रखिएगा, बाकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया है, ध्यान में रहे। लास्ट पॉइंट आज के लिए, फिर हम लोग मैपिंग थोड़ा कर लेंगे। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, लिख के ले लो, इससे बचना पाओगे। 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। और जीएसटी तो वो शब्द है जो सबका है ना हिसाब किताब बराबर करता रहता है। ये देखिए, ये मीटिंग में बैठे हैं लोग, इसमें से आप ही जैसे लोग बैठेंगे और बढ़िया डिस्कशन हो रहा है, चाय पानी आ रहा है, बैठ के खाली बस बकतूती करना है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है। और मतलब इस तरीके का कुछ आईएएस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, बाकी आईएएस ऑफिसर तो ऐसे नहीं होते, कुछ लोग यहीं बैठ के करते हैं। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के डीएम की तरह बनना है तो मोटरसाइकिल पे एम्बुलेंस स्टार्ट करवा सकता है। समझ में आ रहा है? मजाक थोड़ी है। और इतना लोगों का जान बचा लिया, तो ऐसा आईएएस बनिएगा जो ग्राउंड लेवल पे काम करे। ऑफिस में बैठ के काम करने वाला आईएएस कभी भी बढ़िया नहीं होता है। ऑफिस के बाहर रहिए, बक्सर के डीएम की तरह। हर बार गांव का एक पर्ची निकालिए, हर गांव में एक कैंप लगाइए, और हर दिन 4 दिन 5 दिन वहां रुकिए, और वहां का पूरा आइडिया लगा के या तो सुधारिए या पनिश करके निकल जाइए। पूरा दुरुस्त कर दिया है। गया जिला जानते हैं? जन्मे करते होंगे,
तो गया जिला बिहार का एक सौभाग्य है, समझ लो ध्यान से, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, बिहार के लोग इंटरव्यू में जब रैंक 1 किसी का, बिहार का रैंक 1 किसी लड़के का आता है, जैसे शुभम कुमार का आया था या समथिंग करके, तो रैंक 1 बिहार के किसी लड़के का अगर आ रहा है तो समझ लेना कि सर उसको पूरी तरीके से घेरा गया होगा। बिहार के आदमी का आज रैंक 1 आना ना बहुत डिफिकल्ट है। उसके पीछे कारण है, इतना ना तोड़ मरोड़ चीजें है ना, इतना कल्चर से भरा हुआ है, इतना राजनीति से भरा हुआ गेम है, इतना बैकवर्डनेस है, पॉवर्टी है, कि उसको कहीं ना कहीं घेरा ही जाएगा। इसलिए अगर बिहार का कोई रैंक 1 है तो उसको हमेशा सैल्यूट करना है। इसलिए नीतीश कुमार शुभम कुमार को बुला लिए जल्दी, प्रोविजन पीरियड में ही बुला लिए कि चल, और बड़ा दायित्व दे दिया पटना का शुभम कुमार को, जबकि वो बल्कि ट्रेनी है वो। तो लॉजिक क्या है समझिएगा, बिहार में आपको हर तरीके से घेरा जाएगा। और गया जिला में सबसे बड़ा बिहार का एक काम यह है कि गवर्नमेंट को हम गलियाते तो है, लेकिन अपने ही हिसाब से अपना रोटी पानी की कोशिश करते हैं कमाने का। बिहार का एक खासियत है कि यहाँ के लोग अपने ही हिसाब से गवर्नमेंट को गलियाएंगे, वोट भी खुदे दिए हैं, गाली भी खुदे देंगे, अफसोस भी करेंगे, और उसको रोटी पानी का अपना व्यवस्था भी करेंगे। जैसे वोट दे दिए, सोच अब दे देनी, अब हो गई, अब हमरा के अपना कमाए दो। समझना ध्यान से, गया जिला जो आप जानते हैं जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार को जानते हैं, वही जितेंद्र कुमार जो पंचायत में है सचिव जी। कितने लोग जानते हो सचिव जी को? और वही आदमी है जो बहुत सारा मूवी में ठीक ठाक, कोटा फैक्ट्री में भी काम किया है, बहुत सारी चीजों में काम किया। ये आदमी देखिए कितना दिमागदार है, आईआईटी से था। इसने सोचा कि यार आईआईटी से हूं, गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेते ही नहीं है, ये पूरा का पूरा आईआईटी कॉलेज में छुट्टियों में आता था और एक एक 1.5 महीना सिर्फ वहां के बच्चों को नॉर्मली पढ़ाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल लगभग 35 से 40 आईआईटी निकलते हैं बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के, बिना किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के, बिना किसी के, सिर्फ इसके सपोर्ट से। और ये बात किसी को अता पता तक नहीं है। तो जो इंसान काम करता है ना, वो ग्राउंड लेवल पे काम करते रहता है, वो बकतूती नहीं करता है, कुछ बुझा रहे। और हर साल वो गया जिला का एकदम माहौल बदल के रख दिया। जो कभी आईआईटी नहीं जानता था उसने पूरा कांड कर दिया। और हर साल इसलिए जाकर वो 3 महीना 4 महीना वहां पे पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद वो काम करता है। तो ये चीजें ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को गलिया तो रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट भी नहीं, और हर साल कहीं और के निकले ना निकले, 30-35 आईआईटी निकल जाएगा। आप सर्च लेना, हर साल जब रिजल्ट है सर्च कर लेना। तो ये जो है सिंसियरिटी है, आईएएस ऑफिसर का गुण है, ये आईएएस ऑफिसर का बहुत बड़ा लक्षण है। तो लॉजिक थोड़ा ध्यान में ही रखना है कि सब चीज आप कर सकते हैं। अब आते हैं जीएसटी काउंसिल पे। तो पहला 49th जीएसटी काउंसिल लिखना, एक नया चीज इसमें ऐड हुआ है, और वो ऐड कुछ नहीं है बल्कि एक बोर्ड बनाया गया अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो लिखिएगा, इन दिस मीटिंग, एकदम सिंपल भाषा में, इन दिस मीटिंग, यहां से छापना, इन दिस मीटिंग जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, in this meeting GST appellate tribunal has been constructed लिख लिए, to resolve the disputes, to resolve the disputes which are increasing day by day, to resolve the disputes which are increasing day by day। अब देखो जीएसटी के लिए इतना ना ज्यादा कंप्लेन जा रहा था, इतना ना ज्यादा कंप्लेन जा रहा था कि चीजें जो है बड़ी गड़बड़ किस्म की हो गई। ध्यान से समझिएगा। आपको याद है आईआर में पढ़ाया था, आईआर में बताया था आपको कि अफगानिस्तान के अंदर हम लोगों ने 4 ठो कॉन्सुलेट्स बनाया था। तो इतना ना ज्यादा चीजें हो गई थी कि आईआर के अंदर हम लोगों ने क्या है, कॉन्सुलेट्स बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ रहा था, शिकायतें बढ़ रही थी, समाधान करना था। जीएसटी के अंदर भी इतने सारा प्रॉब्लम हो रहा था कि कंप्लेन बहुत ज्यादा आ रहे थे। इन्होंने बोला एक अलग से बॉडी बना देते हैं। और देखो ट्राइब्यूनल जहां भी शब्द है, हालांकि पॉलिटी में ट्राइब्यूनल का जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो लगभग ठीक ठाक सुप्रीम कोर्ट के बराबर का डिसीजन होता है। ध्यान से समझिएगा। और कुछ ट्राइब्यूनल्स को इस तरीके से वैल्यू दिया गया है कि आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते कहीं पे, यू कांट चैलेंज। कुछ बुझा रहा है तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है ये बनाया गया उसके लिए। तो इसके मेन कारण था कंप्लेन बढ़ रहा था। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसे ही बना लगभग मोर देन लाख या करोड़ लगभग चीजों को डिस्पैच करके खत्म कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात है। और ये डेटा गवर्नमेंट ने खुद दिया। देखो जीएसटी की जहां तक बात है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म तो याद ही होगा सबको। तो सर जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी क्या है ध्यान रखिएगा, तो क्या एक सेंट्रल टैक्स है कि स्टेट टैक्स है?
ना सेंटर है ना स्टेट है, मिक्स है, तो दोनों का एक साथ, तो सेंटर प्लस स्टेट। तो लिखिए पहले पॉइंट, लिख लीजिए, नहीं तो पूछता है डायरेक्टली। जीएसटी इज ए सेंटर टैक्स, स्टेट टैक्स लिखिएगा। जीएसटी इज ए कंबाइंड टैक्स, कंबाइंड शब्द याद रहेगा ना तो आप बना लोगे। जीएसटी इज ए कंबाइंड टैक्स, ब्रैकेट में अपने लिख लेना सेंटर प्लस स्टेट। कंबाइंड शब्द याद रहेगा ना तो ऑप्शन में मान लोगे, मैं लिखवाऊंगा सेंटर एंड स्टेट ना तो याद नहीं रहेगा, इसलिए कंबाइंड शब्द बस आपको बोल दिया, बात खत्म। ठीक है जी, तो मेन ये चीज दिमाग में रखना है। और यहां पे मैंने बोला कि बहुत सारा इसने क्लियर्ड पेंडिंग कॉम्पेंसेशन ड्यूज, बहुत सारा ड्यूज जो था उसको खत्म किया गया। इट हैज क्लियर द बैलेंस ऑफ 16,982 करोड़ जून 2022। इतना सारा प्रॉब्लम जो था, सेटलमेंट था बहुत पैसे का, सारा निपटारा कर दिया गया। और ये एक बहुत अच्छा स्कीम जो है, मतलब ये सक्सेसफुल एक तरीके से ट्राइब्यूनल रहा। बाकी इसके आगे बहुत सारा कुछ है, उसमें आपको जाना नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार के लोग भी क्या डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को भी क्या दीजिए, दर्जा दीजिए, क्या चीज का, विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि कितना पहले ही बोल दिया जा चुका है कि कोई राज्य को विशेष दर्जा मिलेगा नहीं, करेगा। फिर भी राजनीति चमकाना है, और राजनीति इसी पर चमकता है, तो राजनीति चमका रहे हैं लोग। हम मांग रहे हैं विशेष दर्जा, बोर्ड भी लगाया हुआ है एक दो जगह मोतिहारी में। आम आदमी को कुछ पता ही नहीं है, आम आदमी बस वही है, इधर से उधर घुमा दो। जैसे आगे बोलता है चाचा विशेष दर्जा दिलवाएं। अच्छा, विशेष दर्जा दिलवाने का सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए कि उससे होगा क्या। पहला तो ये भी, भाई विशेष दर्जा, आपको पता तो हो कि विशेष दर्जा में क्या, ऐसा क्या हो जाएगा, क्या खुद शंकर भगवान आके देंगे या खुद मोदी जाके आपका पैर धोएंगे, क्या होगा विशेष दर्जा में, ये भी तो समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट दिमाग में रखिएगा, इसलिए राजनीति के चक्कर में मत पड़िएगा। बिहार को भी मिलने वाला नहीं है, अभी किसी को नहीं मिलने वाला है। ठीक है जी, तो समझिएगा विशेष दर्जा का कुछ पॉइंट्स होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, इसको अच्छे से समझ लेना। कहे कि भी आपको न्यूज में आएगा ही, कहे कि कुछ दिन पहले भी, कुछ साल पहले भी विशेष दर्जा का खूब डिमांड उठ गया था। अरे उस समय तो ऐसा लग रहा था कि अब मिल गया, बस अब मिल गया। आपको ध्यान में आएगा, भूल गए, ध्यान में रखना चाहिए। नीतीश बाबू भी पूरा एकदम जोर लगा दिए थे एड़ी चोटी का, लेकिन फिर बीच में देखे कि प्रधानमंत्री बनना है तो पीछे हो गए। कुछ समझ आ रहे, तो थोड़ा ऐसा काम जो है कर लेते हैं कभी कभी, तो ध्यान में रखिएगा। पहला है इधर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री, जो बीत गया वो वित्त मंत्री। इन्होंने बोला सेंटर विल नॉट कंसीडर डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर एनी स्टेट, किसी भी राज्य के लिए विशेष दर्जा का नहीं कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिटा था जिसमें बोला था कि नो स्पेशल स्टेट कैन बी गिवन टू एनीवन। तो पहला बात, ये विशेष राज्य दर्जा का सपना देखना बंद करिए, बुझा रहा है, और राजनीति के चक्कर में नहीं पड़िए। तो पहला एक लाइन लिखिए पहला, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि बिहार को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसके बेसिस पे और कौन बोल सकता है। तो दो लोग इंपॉर्टेंट है, एक वित्त मंत्री, एक फाइनेंस मिनिस्टर, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंस कमीशन। और ये कौन सा फाइनेंस कमीशन, तो 14th फाइनेंस कमीशन। तो ये दोनों पे हाईलाइट कर लो, 14th फाइनेंस कमीशन और ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों पे हाईलाइट कर लो और सीधा लिख लो जैसे लिखा हुआ है वैसे। रिसेंटली छोड़ दो और यहां से सीधा छाप दो, तेजी में छापना। और इसको सिंपल भाषा में लिखना हो तो सिंपल क्या लिख लोगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा लिखवा दो या लिख लोगे, लिख लो, छाप लो। कुछ लोग देख रहे हैं इधर भाव से, कितना लिखवाइए दीजिए, इतना बड़का कायरा लिखेंगे, सिंपल भाषा में लिख लो, इतना क्या है। महान आप लोग सब एकदम वीर हो, ठीक है, लिख लो। तो कुछ राज्यों के लिए डिमांड अभी बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें स्पेशली बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब लोग बहुत कुछ सालों से खूब डिमांड बढ़ा रहे थे कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। बिहार वाला तो पूरा ही चोटी का दम लगा दिया था ना, आपका मिला, मनीष कश्यप भी दिमाग लगा दिया था कि अब की बार मिल ही जाएगा एकदम, बेचारा बीच में पढ़ के जेल में भेज दिया उसको। तो लॉजिक ये है कि कुछ चीजें जो है राजनीति के बेसिस पे चलती रहती है। आप लोगों को मैंने बोला था, याद है आप लोगों को, एक दिन मनीष कश्यप के बारे में बोला था, देखो चर्चा तो कर लेना चाहिए, क्योंकि भैया कुछ चीजें जो है राजनीति घटित हो रहा है और उसका चर्चा लगभग इंडिया लेवल पे होने लगा है, ठीक ठाक है ना। तो मैंने बार बोला, इंटरव्यू में राजनीति का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंटरव्यू में ये जरूर पूछा जाता है कि आपकी राय क्या है। और जब आपकी राय देनी होती है तो सर थोड़ा दिमाग में रखना है। जैसे 12th फेल बड़ा अच्छा नहीं बताया, इंटरव्यू में क्या पूछा कि बताइए आप दीवार को देख के क्या लगता है आपको, तो बोल मतलब आपका क्या राय है, तो मैं दीवार को देख के मेरा कोई राय नहीं है। तो आपको भी राय नहीं बनाना है,
राय तब बने जब आईएएस बन जाइए, पहले राय बनाइएगा तो आपका राय बना देगा इंटरव्यू। इसलिए जब भी कुछ पॉलिटिक्स से पूछे बच जाना, एकदम बच जाना। वो आपका सिर्फ ओरिएंटेशन चेक कर रहा है कि आप किधर झुकाव रखते हैं, कम्युनिस्ट हैं कि बीजेपीएन हैं कि कांग्रेसियन हैं, समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए जब भी पॉलिटिक्स पे आए तो सिंपल एक बात बोलना है, सर एवरी पार्टी इज गुड इन देयर वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एवरीवन अपडेट इटसेल्फ, बात खत्म, एकदम न्यूट्रल। ध्यान रखिएगा, नहीं तो सर जहां मन में थोड़ा सा उफान उठेगा कि ना मोदी जी के बारे में कुछ दो तीन शब्द बोल देते हैं, एक बड़ा अच्छा काम किया एलपीजी पे, उफान जहां उठा तो समझिएगा वहां पे चमकेगा आपका मामला थोड़ा, इसीलिए उफान कंट्रोल करके रखिएगा, कि आपका तूफान उड़ा देगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो पहला पॉइंट ये सब चीजें जो उठाया ध्यान रखिएगा। हाँ, तो मैंने बोला था उसके बारे में, तो मैंने बोला था कि जब ये मनीष कश्यप जेल में गए और मनीष कश्यप के घर में कुछ दिन पहले मनोज तिवारी आए थे, ये सब न्यूज आप लोग कम से कम देख ही लेते हैं, मैंने काम का नहीं देखते ही तो देख ही लेते हैं, तो कम से कम ये भी काम आ जाए। तो मैंने बोला था मनीष कश्यप का जीतने का मात्र एक ही शर्त है, अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा तभी जीत पाएगा, नहीं तो कोई माई का लाल उसको कोई पार्टी से नहीं जिता सकता है, गारंटीड। और मनीष कश्यप जिस दिन किसी पार्टी से जुड़ा उस दिन उसका भविष्य खत्म हो जाएगा, गारंटीड है ये भी। अब इसको कब तक समझ में आता है कब तक नहीं, क्योंकि जब आदमी एक लेवल पे जाने लगता है, बहुत सारे लोग, उपेंद्र कुशवाहा भी एक समय जो लीडर था ना, वो जब आया ना आगे तो लगा कि बिहार का पूरा चीफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा भविष्य है ये। तो जब आप पढ़ते हैं ना, आइडिया लगाते हैं तब आपको आइडिया लगेगा, ऐसे ही इसका डिस्कशन आइडिया तो लगा कि वो, लेकिन जाकर मिल गया ऐसा पार्टी से, गधा पार्टी से, कि उसका चौपटे हो गया काम और इतना पीछे गया कि कोई आइडिया नहीं। वैसा ही ये है उठता हुआ सितारा, सबसे इंपॉर्टेंट उठना नहीं, इंपॉर्टेंट है क्या मेंटेन करना। अगर मेंटेन कर लिया है अपना और शांति बना लिया तो हो गया काम, और नहीं तो बर्बाद होना तय, क्योंकि जितना पॉपुलैरिटी तेजी में मिलता है ना उतना ही तेजी में घटता भी है, इसलिए मेंटेन कर लेना। जब अकस्मात कुछ ज्यादा मिल जाए, आईएएस बन जाए अकस्मात, तो उस समय शांति से रख के 10-12 किताब पढ़ लेना, शांति मिलेगा कि नहीं बाबा इतना औकात था नहीं, मिल गया भगवान दे दिए तो औकात बनाओ। इसलिए मनीष कश्यप के पास अभी पूरा का पूरा बीजेपी पहुंच गया, पूरा का पूरा सब पहुंच गया, और मुझे लगता है कि थोड़ा भी अगर किसी पार्टी से जुड़ा तो उसका जो है फ्यूचर पॉलिटिक्स का खत्म ही हो जाएगा, और फिर किसी का दल्ला बन के वो भी रह जाएगा, किसी नेता का चपलूस बन के वो भी रह जाएगा, गारंटीड। तो भगवान न करे ऐसा हो, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते, कुछ वैसा तो है जो तड़कता भड़कता काम करे, है ना, काम हो तो बेहतर है। वो नहीं करेगा, हम करेंगे, परेशान क्या हो रहे हो, लेकिन कोई ना कोई तो करेगा, कोई ना कोई करेगा, टाइम लगेगा करेगा। तो बस याद रखिएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में बहुत सारी चीजें हैं। पहला पार्ट क्या फायदा होगा स्पेशल कैटेगरी में, पहला चीज फायदा, सेंटर का जो फंड होता है ना 90% फंड मिलेगा स्टेट को, सबसे बड़ा फायदा। इसलिए विशेष दर्जे का सब इतना जो है मांगते रहता है, क्योंकि 90% पूरा फंड मिलेगा, कोई गवर्नमेंट है फर्क ही नहीं पड़ता है। आप मुझे बताओ हरियाणा क्यों डेवलप कर गया, क्योंकि हरियाणा जो है, हरियाणा के लोग भले मंद बुद्धि होंगे लेकिन पॉलिटिक्स में तेज हैं। जो आदमी केंद्र में बैठा है उसी आदमी को राज्य में बैठाओ, बीजेपी केंद्र में है तो बीजेपी का सरकार हरियाणा में बैठाओ, पिछले इतने सालों से वही हो रहा है। और बिहार में जौन केंद्र में बैठा है, बिहार में राजनीति चलेगा, जादव जिंदाबाद, लालू जिंदाबाद, फिर उसके बाद क्या है, जंगल राज जिंदाबाद, चारा घोटाला जिंदाबाद, कोयला घोटाला, ट्रेन घोटाला, सब खाट। आप समझ पाए? तो लॉजिक क्या है कि हमारा जो है इकोसिस्टम जो है ना वो बेकार है, तो हम थोड़ा बहुत अगर काम कर लिए तो चीज आसान। इसलिए बेसिक ध्यान में रखिएगा। इधर पहला चीज, एक चीज आपके लिए काम का है, पहली बार स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को 1969 में। ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखिएगा। फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड, फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड इन 1969, 1969। और ये वही समय है जिसके 2 साल बाद बांग्लादेश बनने वाला है, बांग्लादेश बनने वाला है। और इसलिए हम स्पेशल स्टेटस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमको जम्मू कश्मीर में भी परेशान कर रहा था, पाकिस्तान हमको असम में भी परेशान कर रहा था, पाकिस्तान नागालैंड में भी परेशान कर रहा था। हमने जानबूझ के स्पेशल स्टेटस दिया ताकि सेंटर वहां पे पूरी तरीके से फैल जाए और हमारा पावर हो जाए। तो इसलिए कारण है, इसलिए नहीं दिया 1969 में कि हाँ भैया जाओ 1969 हो गया चलो। अब सोचो, क्योंकि हम लड़ने वाले थे 1971 में, और हमारे लिए सबसे इनसिक्योर कौन था? देखो ना, तीनों राज्य का नाम देखो, नागालैंड भी विरोधी राज्य हो चुका था, कश्मीर में भी पाकिस्तान गेम खेल रहा था, असम में भी हमारा गेम चल रहा था। तो हमने सोचा कि पहले उसको मारने से पहले अपना घर सिक्योर करो। कुछ बुझा रहा है? और जैसे ही हमने स्पेशल स्टेटस दिया, केंद्र ने पूरा एकदम जो है मामला फैला दिया। हमने पहले अपने आप को सिक्योर किया और 2 साल बाद फिर हमने तबाह मचाया बांग्लादेश। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं? सर है ना? तो सर ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, पहली बार 3 राज्यों को मिला, कब मिला? 1969। क्लियर है यहां तक? अब उसके आगे और भी चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारा कुछ आपको इसमें नहीं रटना उठना है। आपको 14th फाइनेंस कमीशन याद रखना है
ये वही है जिसने स्टेटस दिया भी और बाद में स्टेटस बोला कि अब इसके बाद किसी को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक होड़ मच जाएगा पूरे राज्य में कि हर किसी को एक विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश जब भाषाई आधार पर पहली बार बना तो सारा राज्य डिमांड करना शुरू कर दिया, जो अलग लेवल पे सिविल वार क्रिएट होने लगा। और इस वजह से विशेष राज्य दर्जा को लेकर भी पूरा विशेष राज्य के लिए सिविल वार क्रिएट हो जाता है। इसलिए 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि रुको प्रभु, अब रोको, नहीं तो एक डिमांड हर राज्य में बढ़ेगा और राजनीति फिर इस पर पनपेगा। उसको रोकने के लिए काम किएगा। इसलिए बिहार में राजनीति तेजी से पनपा तो सही, लेकिन उसके बाद जाते जाते क्या हो गया? फ्लॉप, क्योंकि ऑलरेडी बातें उसके बाद जाके लोगों को क्लियर होने लगी, जो पढ़े लिखे कुछ लोग थे। तो जिसको राजनीति साधना था उस पर साध लिया वो। बिहार विशेष राज्य दर्जा के लिए इसको राजनीति साधना था, साध लिया, और वो पप्पू यादव है। बुझा रहे? तो लॉजिक है, हर पार्टी जब नया आती है तो कोई नया मुद्दा उठा के लेके आती है, अपना साधती है, एक बार बन जाती है और फिर पार्टी स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। जैसे मायावती दलित का मुद्दा उठाई, दलित के वोट से जीत गई और अपने ही मीटिंग में दलित को नीचे बिस्तर पे नहीं बल्कि कुर्सी पे भी नहीं, नीचे चबूतरा पर बैठा के मीटिंग कर रही है। तो लॉजिक क्या है कि कुछ चीजों में ऐसा ही होता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी सर अब मुझे बताइए, कश्मीर को क्या अभी स्पेशल राज्य का दर्जा है क्या? नहीं। तो चूंकि आप 370 खत्म, स्पेशल राज्य का दर्जा खत्म। असम को भी स्पेशल राज्य का दर्जा, नागालैंड को स्पेशल राज्य का, इन सबका कुछ ही का दर्जा नहीं है, बस इसमें एक अलग इनिशिएटिव चला दिया गया। जैसे मैंने बोला इनर लाइन परमिट है, या ऑटोनोमस के लिए हम लोग उसको पैसा दे देते हैं, अपना डेवलपमेंट कर लो, ये सब चीजें चलती है। तो क्या अब किसी को विशेष दर्जा मिलने वाला है? प्रभु नहीं, इसके चक्कर में फंसिएगा मत। दूसरा एक और पॉइंट है जो मुझे लिखवाना है, ये वाला लिख लीजिएगा। तेलंगाना द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जो सबसे स्टेटस उसको मिला, मतलब स्पेशल स्टेटस मिला, लिखिएगा तेलंगाना गॉट दी स्पेशल स्टेटस। तेलंगाना गॉट दी स्पेशल स्टेटस, इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पीछे कारण था, क्योंकि सिविल वार यहां भी होता। तेलंगाना गॉट द स्पेशल स्टेटस, देखिएगा, हो गया, गुड। दूसरा एक और पॉइंट, संविधान में क्या कोई विशेष राज्य दर्जा का बात किया गया है? नहीं। लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एनी विशेष राज्य दर्जा स्कीम। लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव provision for स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस तो क्या संविधान में कोई है क्या कि विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए? नहीं, वो तो बाद में वो किया गया। और हम जब भी कहते हैं, ठीक है, देखो इधर ये वाला 11 राज्य, इसको जरा इस पॉइंट को पढ़ना, 11 स्टेट्स पढ़िए जरा, कौन कौन, और सभी राज्यों पे गौर करना जरा। असम देखते जाना, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहां तक पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर हो गया कि नहीं हो गया? तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को जरूरी था ही, क्योंकि सेफ रखना था। आगे आओ, उत्तराखंड में भी सेफ रखना था, क्योंकि चाइना हमेशा उधर से कांड करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश को भी सेफ रखना जरूरी है, क्योंकि उससे इंटरकनेक्टेड है। तेलंगाना नया बना और हमको इस बात का डर था कि तेलंगाना नया बना है और आंध्र प्रदेश से निकाल कर बना गया है, तो उस समय एक, क्योंकि मैंने बोला याद करो, नेपाल आईआर में पढ़ाया था, तो बोला था एक मधेसी थे और एक पहाड़ी वाले थे। तो मधेसी और पहाड़ी का हुआ, सिंपली तेलंगाना वाले थोड़े नॉर्थ इंडिया से कनेक्ट करते हैं, उनका जो भाषा थोड़ा नॉर्थ इंडिया की तरह है, और आंध्र प्रदेश वाला बिल्कुल साउथ इंडिया की तरह भाषा थोड़ा बोलते हैं, जो नॉर्थ इंडिया के कल्चर से मिलता जुलता नहीं है। तो मैंने बोला तेलंगाना में होली सब मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, या और भी ऐसे पर्व जो नॉर्थ इंडिया में होते हैं, कुछ बुझा रहे, हालांकि वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, बट फिर भी। तो हमको लग रहा था कि जिस तरह से नेपाल में मधेसी के कारण और पहाड़ी के कारण हुआ, वैसा ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो जाएगा। इसलिए हमने तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा देना उचित समझा, ताकि मामला सधाया जा सके। आंध्र प्रदेश के पास ठीक ठाक मात्रा में रिसोर्स था, तेलंगाना के पास कम था, लेकिन मैंने इसके लिए भी पॉलिटी में पढ़ाया था आपको कि तेलंगाना ने जो डेवलपमेंट किया वो वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट था, सबसे कम समय में। और मैं बार बार बोला भी था कि जब आप आईएएस बने या जब आपको मिले कैडर, तो तेलंगाना कैडर सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे बेहतरीन है, वहां पे आपको हर फैसिलिटी बेहतरीन मिलेगा। वहां बंदूक चलाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम गारंटीड। वहां महिलाएं बिल्कुल सेफ हैं, 10 बजे रात का हो चाहे 1 बज रहा हो, रात का 2 बजे, बस पब्लिक बस में जा सकती हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इस लेवल पर वहां माहौल है। तो इस तरीके की चीजें जो है बड़ा बेहतर है, तो उस तरीके का जब एजुकेशन मिलता है तो हो जाता है। तो सर सबसे न्यूएस्ट स्टेटस किसको मिला है? तेलंगाना को। और सबसे पहला बार स्टेटस किसको मिला है? फिर से बोलना, जम्मू कश्मीर, नागालैंड एंड असम, इन 3 को मिला था। कब? 1971 में।
1969। इतना प्लीज याद रखिएगा। बाकी इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो मैंने बोला सेंटर पेड 90% ऑफ द फंड, तो 90% फंड आपको मिलेगा, मजाक थोड़ी है। तो इसका फायदा इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा चिल्लाते चिल्लाते रहता है। बिहार लोग लेट हो जाते हैं, बिहार के लोग अधिकतर बार लेट हो जाते हैं, समझ ना, बस एक जगह पे टाइम पे पहुंचते हैं, जब किसी से मारपीट करना हो, जब दारू पीना हो, और जब उसके बाद मोबाइल बकैती करना हो, होम थिएटर खरीदना हो, इन सब चीजों पे बिहार के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। पढ़ाई करना हो सबसे लेट, कुछ बुझा रहे हैं, आईएएस की तैयारी भी सबसे लेट, उसके बाद जो भी चीज करना है सबसे लेट। आप टेंशन मत लेना, सब बिहारी ही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ चीजों में आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। एक दो चीजों में भी आगे होते हैं, लाठी उठी कपार उपार फाड़ने में आगे। बिहार में गांव में फेमस है कोर्ट, इसलिए तो चल रहा है, जितना भी वकील यहाँ का है, जो फेलियर वकील सब का ही सब कमा रहे हैं, खा खा के सुंड भुसुंड क्यों बन गया है, क्योंकि फ्री का यही गांव का बिहार का, और सारा कोर्ट चलता ही नहीं है। जाओ जरा कभी तेलंगाना के कोर्ट में, वकील एकदम मस्त बैठ के खूब डिस्कशन चल रहा है, एकदम जो है ताव आज का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिस्कशन चल रहा होता है, देखते रहता है कौन होता है। एक आया, उसी एक से 4 जन जो है इस तरह से लगेगा कि उसका नोच के पूरा ये जो है तहस नहस कर देगा। तो थोड़ा है मामला, तो सर थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका बेनिफिट आपके दिमाग में क्या है, 90% मिलेगा, और उसके बाद बाकी उसके बाद अलग अलग चीजें भी मिल पाएंगी, जिसमें 30% ऑफ द सेंटर ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल। सेंटर को जो बजट मिलता है उसका 30% लगभग वो राज्य को देगा जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरीके का मतलब फायदा है। और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बहुत सारा है। प्रॉब्लम ये भी है कि सर सब लोग डिमांड करेंगे, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा। बस इतना, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हिंग डालो ये। नेक्स्ट, रूरल टूरिज्म। भैया ये बड़ी मजेदार चीज है ये। आपका गांव अगर इसके अंदर आ गया ना, आपका मजा आ जाएगा, तहस नहस नहीं, मजा। आप मुझे बताओ कौन कौन सा राज्य का नाम लिया जाए। राज्य का नाम लिया जा सकता है राजगीर, मतलब राज्य का नाम क्या है जानते ही हैं। राजगीर में जो लोग वहां पे हैं, आपको क्या लगता है, राजगीर में लोग बहुत ज्यादा मेहनती होंगे, बैठ के खा रहे होंगे। जहां जहां टूरिस्ट स्पॉट होगा वहां के लोग को आप देखिएगा, उसका अलग जो है अप्रोच होगा। आप हरिद्वार जाइएगा, वो आदमी आपको देख रहा है, वो जो है ना उस फिराक में है कि जितना पैसा लेके आया सब दे के जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, टूरिस्ट स्पॉट जो डिक्लेयर हो गया वहां पे फिर आपको कुछ करना ही नहीं, ऑटोमेटिक पैसा आएगा। आप बस बैठे रहो जी, कुछ नहीं करना है आपका। मान लो आपका घर अगर या आपका जमीन रोड में आ गया, टेंशन नहीं है आपको। कुछ जन कहता रहता है कि 10-12 कट्ठा और जहाज और रोड में, समझ में आ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन मिलेगा ठीक ठाक, ऊपर से आप जो है बहुत सारा चीज उसका प्रॉफिट होता है। सेम ये देखो, अब डिसाइड किया गया, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, क्योंकि रूरल पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गांव का टूरिज्म किया गया है स्टार्ट, और गांव का टूरिज्म मैं बता देता हूं आने वाले समय में बहुत पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि अब शहर में लोग जाना नहीं चाहता है, थक गया है लोग। गांव का टूरिज्म में कुछ कुछ चीजें स्टार्ट किया गया। देखो इधर ये 4 दिख रहा है आपको, 4-5 गांव का दिया हुआ। अब आपसे एक मैं सिंपल एग्जांपल पूछता हूं, किसी जगह पे आप गए जहां पे एक गांव को टूरिस्ट हब बना दिया गया, ठीक है, और या दूसरा ऑप्शन है कि उस गांव में 4-5 गांव थे, उन 4-5 गांव को इस तरीके से डिजाइन किया गया और उसको टूरिस्ट हब बना दिया गया। ज्यादा मजेदार क्या है, ग्रुपिंग वाला या अकेला वाला? देखो ग्रुपिंग जब भी होगा गांव का, जहां पे टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, तो सर सबका विकास एक साथ होगा। लेकिन अगर एक का होगा तो 3-4 गांव को पक्का उस चीज का अलग लेवल पे कांड भी करना शुरू करेगा, और उसके अंदर एक जरूरी सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल शुरू हो चुका है। पहला देखो इधर, रूरल टूरिज्म एंड रूरल होम स्टे, यहाँ पे रखने के लिए, रहने के लिए भी आपको टाइम मिले तो कभी आप जाइए, मतलब हिमाचल वगैरह में चल जाइए, चाहे पहाड़ी एरिया को छोड़ के और भी जगह पे चल जाइए, साउथ इंडिया में आपको आराम से एक टेंट मिलता है, टेंट बिछाइए, अकेले सुतिए, और गांव का पूरा माहौल है, आराम से मकई के खेत में सोए हुए हैं, सुबह उठे लोटा लेके कहीं और जाइए, समझ पा रहे, मतलब बहुत बेहतरीन रूरल आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, लोटा लेके जाइएगा मत वैसे। अब आगे देखिए, तो सर आइडेंटिफाई 6 नीट एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट wanting to visit rural India, including agro-tourism, art and culture, eco-tourism, wildlife, tribal tourism and homestay। तो 6 ऐसे जगह को आइडेंटिफाई किया गया जहां पे उसको स्पॉटिफाई करके रूरल टूरिज्म बनाया गया, और विदेश के लोगों के लिए उसको एक रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था। राजस्थान में टाइम मिले जयपुर जाइए, लवासना में जब आइएगा तो जाइए, जयपुर जाइए, क्या किले हैं वहां पे, क्या माहौल है, मतलब जबरदस्त भयानक। आप जयपुर गए, चाहे आप जहां जोधपुर चले जाइए, ये सब वहां पे किले ही हैं, और अलग अलग किले हैं, तो मजा आएगा आपको। तो वहां पे क्या करता है देखिएगा, शाम में पार्टी चल रहा है, सब आराम से बगल में जितना राजा महाराजा लोग थे रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, रहने के लिए खोल दिए हैं, जो उसका महल था उसमें वही सारा चीज है, परफॉर्मेंस चल रहा है, कहीं डांस चल रहा है, बैठ के आराम से वही है, पैसा आ रहा है,
कुछ करना ही नहीं है। हर साल राजस्थान अपना उसी से कमा रहा है। ये तो राजस्थान में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बूम थोड़ी ना करता है, सुखाड़ है, रिवर्स की उतनी जो है उतनी उतना फ्लोइंग रिवर है नहीं कि उसका काम हो जाएगा। लेकिन सर धूमधाम से टूरिस्ट प्लेस चलता है। जम्मू कश्मीर किससे चलता है? सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर चलने का सबसे बड़ा वैष्णो देवी। वैष्णो देवी से जितना पैसा आता है, वो पैसा जितना लाता है, वो पैसे से बहुत सारा चीज है। इसलिए मैंने बोला जहां जहां भी आमदनी या रिसोर्स कम होगा वहां वहां टूरिस्ट प्लेस इंडिया ने बनाया कि बहुत अच्छी बात है। साईं बाबा मंदिर बना दिया, कहीं केदारनाथ बना दिया, क्योंकि वहां कौन, आप मुझे बताओ कौन जाएगा उतना ऊपर? अगर कोई केदारनाथ नहीं रहे, कौन माइकल जाएगा फ्री में? किसको अता पता तक नहीं रहेगा। लेकिन नाम है केदारनाथ, चढ़ के जाता है, पैदल जाता है, जैसे तैसे मर के जाता है, लेकिन जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छा सिस्टम है इंडिया ने किया है। खैर, तो पहला चीज नाम इसका याद रखिएगा क्योंकि ये पूछेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एक पॉइंट लिखो, पहले लिखो जल्दी से लिखिएगा, रूरल टूरिज्म एंड रूरल होम स्टे, ये वाला पूरा रूरल टूरिज्म एंड रूरल होम स्टे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म मंत्रालय के अंदर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। हो गया? आइडेंटिफाइड सिक्स, देखो ये नीस जानते हैं क्या है? NICHE, ये बायोलॉजी में बहुत आता है शब्द। नीस होता है भी किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर खासियत होना, किसी चीज का जैसे वो यूनिक खासियत है उसका, और वहां पे एक अलग यूनिक माहौल है, मतलब तो एक सबसे अलग उसको बोलते हैं नीस। जैसे आपका नीस हो सकता है कि आप चलते हैं ऊपर में या नीचे में, आपका नीस ये हो सकता है कि आप माथा नीचे रख के पैर ऊपर रख के 1 घंटा सो जाते हो बस जिंदा, उसके बाद लौट के आते हो, मतलब कुछ स्पेशल आपके क्वालिटी, उसको नीस जनरली बोला जाता है एनवायरमेंट के टर्म्स में, अलग अलग टर्म्स में। तो सर 6 नीक एक्सपीरियंस याद रखने के लिए फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट लिख लो। अब लिखना यहां से बेस्ड ऑन, क्योंकि ये पूछेगा बेस्ड ऑन किस चीज पे आधारित है। तो क्या क्या है? खाली वहां पे डांस होगा कि सर बहुत सारा कुछ है? बहुत सारा कुछ है। तो पहला वहां पे जाकर आप एग्री टूरिज्म कर सकते हैं। यहां देखो विदेश दिख रहा होगा, ये लोग विदेशी हैं, फॉरेन टूरिस्ट हैं, आराम से जो है बर्तन लेके जा रहे हैं, जाके प्लांट भी रोप लेंगे। मान लो 1 महीना है, 2-3 को प्लांट लगा के चले गए। तो बहुत सारा चीज गांव में पॉसिबल है। अब मोतिहारी में आइएगा, उसके बाद आप खोज रहे हैं जगह कि कहां पे पेड़ लगाए, जगह नहीं मिल रहा है, आदमी कराने का जगह नहीं है, पेड़ कहां लगाइएगा? उसके बाद मोती झील का ऑप्शन बचा है ना। मोती झील में भी बहुत सारा रिस्क है क्योंकि नाले का भी तो पानी है। उसके बाद ये लिख लीजिएगा आर्ट एंड कल्चर, एग्री टूरिज्म कोमा आर्ट एंड कल्चर, तेजी में बढ़ा हाथ। उसके बाद इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ एंड होम स्टे, वाइल्ड लाइफ एंड होम स्टे। अब इतना याद रखिएगा। अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछता हूं, सारा पॉइंट बाकी तो बता सकते हो। रूरल टूरिज्म का, गांव में अगर इस तरह से टूरिज्म किया जाए, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? अपना अपना पॉइंट बोलो सब लोग। गांव डेवलप होगा। दूसरा पॉइंट कोई और बोलो, सब बोलो। रोजगार मिलेगा, हाँ वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, डन। और तीसरा सोचो सोचो क्या हो सकता है? इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, पहले से अच्छा था इन्वायरमेंट। और भी सोचो, बोल लो राजपूतों, वीर जवानों, कुछ तो बोलो। मुंह में दही जमा के बैठो, दही चूड़ा बाद में खाना। एजुकेशन का स्तर भी बढ़ेगा क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ेगा। चलो ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। 4 और कुछ सोचो, मुंह में जो है बोल देना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि गाली नहीं आना चाहिए। अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं तो फिर मामला। चलो एक थोड़ा पॉइंट पे आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गांव का माइग्रेशन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपके लिए। गांव से जब भी माइग्रेशन ऊपर की तरफ जाएगा, वो माइग्रेशन रुकेगा, मास माइग्रेशन रुकेगा। और मास माइग्रेशन रुकने का मतलब है कि आपका डेवलपमेंट हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मास माइग्रेशन रुकना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है मास माइग्रेशन का कि प्रभु रोजगार देने वाला बनना है। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, रोजगार करने वाला इंडिया को नहीं बनाना है। तो उसको फुलफिल करेगा कि हम नहीं चाहते कि कोई आदमी जॉब सिर्फ करे, बल्कि हम जॉब देने वाले बने। तो इसलिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा रूरल इंडिया का? माइग्रेशन रुकेगा।
और माइग्रेशन रुकेगा इसका मतलब और दूसरे देश में जो जाकर हम वहां पे रहते हैं, कमाते हैं, वहां पे पैसा देते हैं, कम से कम वो चीज नहीं होगा, वो हमारे राज्य में होगा, और वो हर राज्य में होगा, मतलब इंडिया का डेवलपमेंट होगा। क्या बुझा रहा है? तो क्या सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि माइग्रेशन रुकेगा, तो सब बाकी सब चीजें तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगी, नो डाउट, लेकिन माइग्रेशन रोक दिया आपने, ये बहुत बड़ा चीज है। और एक मूवी आया था साउथ इंडिया में, रियल तेवर करके कुछ मूवी था, आप लोग देखे होंगे, जिसमें वो बार बार एक आदमी गिनते रहता है कि गांव से 75 74, मतलब इतना आदमी जो है गांव से चला गया, अभी तक आया कोई नहीं है। बड़ा अच्छा चीज दिखाया वो। तो सर उसको रोकने के लिए डेवलपमेंट चाहिए, तो बाद में वो हीरो आते हैं महेश बाबू, और आते हैं और एकदम जो है जिंदाबाद झंडा गाड़ के चले जाते हैं, और फिर सब लोग रुक कर खुशहाल है। तो लॉजिक क्या है? साउथ इंडिया का मूवी बड़ा अच्छा तरह से डिजाइन होता है, कुछ स्टोरीज पे डिजाइन होता है, और वो बहुत अच्छा चीज दिखाता है, जिसमें रूरल इंडिया पे खूब फोकस है साउथ इंडिया का। और बिहार में क्या है, या बॉलीवुड में क्या है, बॉलीवुड में बड़ा 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 शहर दिखाना है, यूएस दिखाना है, लंदन दिखाना है, समझ में आ रहा है? पता नहीं उसको ऐसे ऐसे जगह दिखेगा, सीरिया, टाइगर श्रॉफ ने सीरिया ही बर्बाद कर दिया, आप समझ पा रहे? सीरिया वाले भी परेशान है कि हम बर्बाद हो गए। और इस तरह का जो है ये बॉलीवुड का स्ट्रक्चर है। और साउथ इंडियन स्ट्रक्चर क्या है कि सर वो ज्यादातर रूरल इंडिया पे फोकस करता है कि रूरल इंडिया को कैसे बेहतर बनाए। और बॉलीवुड वाला पता नहीं किसी को अब तक बर्बाद कर चुका है, मतलब 20 मुल्कों की पुलिस पीछे लगी पड़ी है इनके, और फिर भी जो है पकड़ में नहीं आ रहे हैं, समझ आ रहे? तो आपको पता ही है इस तरीके का कांड होता रहता है। तो थोड़ा आप जो बेहतर आईएएस बने तो थोड़ा आप रूरल इंडिया पे फोकस करें। हो गया यहां तक? तो पहला लिख लीजिए अगर पॉइंट, तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिएगा अपना, मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रसाद, ये वाला प्रसाद, ये पूछेगा कहां गया जी प्रसाद, ये लिखिए वहीं पे नीचे प्रसाद, और इसका फुल फॉर्म लिखिए प्रसाद, लिख लिए? फुल फॉर्म दिख रहा है ना? तो फुल फॉर्म यहां से स्टार्ट होता है, नेशनल मिशन, ये तो है ही, ऑन, यहां से फुल फॉर्म पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये अगर पूरा याद है तो ठीक है, मैं शब्द बता देता हूं, याद रह जाएगा, बताता हूं कैसे, देखो समझ के करोगे तो याद हो जाएगा। ये तो पता है ना, जनरल कमीशन सीधा रटिए जाता है सब पूरा रटिए जाएगा जनरल कमीशन वाला, प्रिजुमिनेशन, रिजुमिनेशन, एलोमिनेशन, ये 3-4 बार बोल देगा और रट जाएगा। और वहां जाके एक प्रिजुमिनेशन को याद करेगा, उस पर याद रहेगा उसको प्री राजुलाइजेशन, अब वहां पे एक कांड अलग होता है, समझ में आ रहा है? इसलिए जो है भौकाल। आप सोचो ना कि एसआई के पेपर में इतना भीड़ क्यों रहता है, रेलवे के पेपर में इतना भीड़ क्यों रहता है? पूरा आप रेलवे का पेपर कभी शांति से नहीं सुनेंगे, आपकी शांति से संपन्न हुआ नहीं सुनेंगे। रेलवे का पेपर देने गए हैं और रेलवे का तोड़ ताड़ के आए हैं समझ में आ रहा है? कोई देखेगा रेलवे के इंजन पे बैठा हुआ है, कोई पीछे बैठा हुआ है, एटीट्यूड का गेम है। पेपर देने गए हैं, शांति से पेपर देकर आना होता है, लेकिन नहीं, अपना जो है चिन्हा कर पहचान तो कुछ ना बना के आ रहा है ना। अब कोई सुने है कि आईएएस का पेपर में ऐसा हुआ, यूपीएससी के पेपर कभी सुने हैं? मैं किसी का फेवरेट डिस्कवर की बात नहीं कर रहा, मैं सारा मामला एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर एक रेलवे के आदमी कहीं एटीट्यूड बढ़िया हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन हमको लगता कम है कि एटीट्यूड उस लेवल पे हो पाएगा, क्योंकि थॉट वहां पे रहता है। आज तक हमने कभी सुने नहीं होगा आईएएस के पेपर के बाद बवाल मच गया। जानते हैं अगर घटिया से घटिया आदमी भी हो जो रेलवे का पेपर देता हो, लेकिन वो आईएएस का पेपर देने गया ना, फिर भी वो शांति से पेपर देके आएगा। सारा गेम माहौल और एटीट्यूड का है। इसलिए थॉट प्रोसेस जब आपका नीचे रहेगा ना, तो उसी बेसिस पर रगड़ते रहिएगा, और जैसे ऊपर लेवल पर जाइएगा ऑटोमेटिक आप उसके बराबर हो जाइएगा और आपका बिहेवियर बदल जाएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखना है। तो चलिए यहां तक याद रख लीजिएगा, याद है तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब इसके आगे एक और लास्ट है आज के लिए, लेकिन जरूरी काफी है, ये लिखिएगा म्यूटिनी मेमोरियल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूटिनी मेमोरियल, म्यूटिनी मेमोरियल 1857 का विद्रोह सबको याद ही होगा, सिपाही विद्रोह, अलग अलग विद्रोह बोला जाता है उसको अलग अलग लोग उस पर डिस्कशन भी करते हैं। तो चूंकि ये आएगा क्यों, क्योंकि एक तो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस भी है और ऊपर से न्यूज में भी आ गया, तो ये तो एकदम प्रमाणित हो गया कि आएगा ही आएगा। तो इसके पीछे का कहानी समझ लो। देखो ब्रिटिशर्स ने 1863 या समथिंग के करीब 1863 यहां पे होगा ही, अंग्रेजों ने, ध्यान से समझना, एक बहुत ही अच्छा स्मारक बनवाया उनके याद में, जो 1857 की लड़ाई में अंग्रेज की तरफ से लड़े थे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मतलब अंग्रेज का जो समर्थन सैनिक किया था, स्पेशली इंडिया वाला, उनके याद में एक बना दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पलटा और आगे पलट कर बोला कि अब वो स्मारक उनके लिए होगा जो ब्रिटिशर से लड़ते हुए अपना जान दे दिया था। कुछ बुझा रहे हैं? तो ये पॉइंट ज्यादा बेहतर है, और इसलिए जरूरी है
क्योंकि अंग्रेज तो उस समय अपना बना के चला गया। बाद में हमने क्या किया, हमने उसका नाम चेंज करके बोला कि इंडियन उसके लिए जिसने अपना लाइफ जो है बेकार कर दिया, मतलब मर गए अंग्रेज से लड़ते लड़ते, उनके लिए याद में बनाया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, सबसे पहला कहां बना है, दिल्ली के अंदर। तो लिखिएगा म्यूटिनी मेमोरियल इन न्यू दिल्ली, म्यूटिनी मेमोरियल इन न्यू दिल्ली हैज बीन, यहां से लिखना रीडेडिकेटेड, रीडेडिकेटेड मतलब पहले तो किसी और का था, तो हमको इसको याद ही नहीं रखना है, हमको यहां से याद रखना है। हैड बीन रीडेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ दोज इंडियंस, rededicated to the memory of those Indians who lost their life fighting the British, who lost their life fighting the British। याद रहेगा। तो पहले अंग्रेजों ने बनवाया था, क्योंकि अंग्रेज खुश होकर बनवाया ताकि फिर और इंडियन उनके साथ लड़े। अंग्रेज साइकोलॉजिकल गेम बहुत अच्छा खेला है ना, बहुत बढ़िया खेला है। साइकोलॉजी का नॉलेज तो ठीक ठाक था इन सबको, तो थोड़ा सा खुश कर देता था और उसके बाद अपने हिसाब से लड़वा लेता था, काम कर देता था। तो ये काम हुआ। इंडिया ने लगभग आजादी के 25 साल बाद बोला कि अब इसका नाम चेंज कर और ये उन लोगों के लिए होगा जो होगा। सबसे पहला एक इसमें शब्द है, हालांकि आर्ट एंड कल्चर में बताया हुआ है, गोथिक डिजाइन। तो एक लिख लीजिएगा, दिस मॉन्यूमेंट, इस पे हाईलाइट कर लेना खाली। गोथिक डिजाइन क्या है बता देंगे। दिस मॉन्यूमेंट हैज, ये लिख लेना, हैज इनडिफरेंट गोथिक डिजाइन, हैज इनडिफरेंट गोथिक डिजाइन। जो लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ चुके हैं जाके रिवाइज कर लीजिएगा आर्ट एंड कल्चर। इनडिफरेंट गोथिक डिजाइन हो गया। चलो जी आगे। बाकी अब रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बता दिया हुआ। एक पॉइंट लिख लेना, बहुत बार भूल जाते हैं आप। ये हुआ था उस समय जिस समय सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे उस समय कैनिंग। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह में उस समय जब हो रहा था उस समय लॉर्ड कैनिंग, ताकि आपको एक बार पुनः याद आ जाए। क्योंकि ये सब जो एसआई वगैरह का पेपर ना डायरेक्टली ऐसा पूछता है कि गवर्नर जनरल कौन थे, फिर ये एकदम डायरेक्ट कट टू कट, तो वहां पे चीजें जो है थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि पेपर देने के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा सारा कुछ, ठीक है। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं कि आजादी का पहला लड़ाई, कुछ लोग कुछ लोग कुछ, तो उसमें मतलब विवाद है, अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। उस राय में आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है 1857 जो है सिपाही विद्रोह के लिए अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरव्यू में पूछे तो बोल देना है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। जब आपसे आपका मत पूछा जाए तब बोलिएगा, नहीं तो चुपचाप रह जाइएगा। सिंपल सा बात है। और आप मत देने वाले होते कौन है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये समझने से पहले तू कौन है बे, ये बहुत याद रखिएगा कि आप अभी कुछ नहीं है, ना तो आप हिस्टोरियन है, ना ही अपने पीएचडी स्कॉलर का काम करके कुछ रिसर्च पेपर दिया है। इसलिए सिंपल से रखिएगा, हमारा कोई राय नहीं है, जो राय विनायक जी का वही राय हमारा है। तो ये याद रख लीजिएगा। आज के लिए अंतिम, ठीक है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। चलो ये लिख लो पहले। स्पीकर का रोल क्या है डिफेक्शन में, दल बदलू वाले में। दल बदलू जो नाम सुनते तो अलग अजीब से लगता है। दल बदलू, धोखाधड़ी, ये सब जो नाम है, बेवफा, ये सब जो वर्ड है ना, ये सब बहुत कांड करता है सोसाइटी में, बहुत बर्बाद करता है। समझ में आ रहा है। अधिकतर गाना उसी में बना हुआ है, धोखाधड़ी पे ही, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इस सब चक्कर में पड़िएगा मत। आईएएस बन के लवासना में जाइए, फिर वहां जितना धोखाधड़ी करना हुआ करिएगा। वहां पे आप धोखाधड़ी करिएगा तो जेल में जाइएगा, अभी धोखाधड़ी करिएगा तो लोग पूछ के मुंह आ देगा। आपको समझ में आ रहा है। तो स्पेशली क्या दिमाग में रखना है आपको कि आईएएस बनने के बाद चीज आसान होगी। अब सोचो ना, आईएएस एक बन गया, उसके घर से अगर 500 करोड़ रुपया निकल गया तो गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि उसको जो 3-4 कोड़ा मार देगी। विथ ड्यू रिस्पेक्ट उसको आराम से सिकड़ में बांध के ले जाएगी, जेल में रहिएगा, सड़िएगा। अच्छा, आप अभी लेटेस्ट एक न्यूज सुने थे जिसमें एक जेट एयरवेज के मालिक नरेश कुछ करके उनका नाम है, उनको कनाडा 500 करोड़ का उन पर जुर्माना लगा था, कनाडा बैंक ने लगाया। वो जेल में है अभी, लगभग वो 70 साल से ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में उनका अभी बेल के लिए आए थे और अपने टाइम पे जेल से लेकर गया और बोले कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूं और गुहार लगाया जैसे कि हमको जेल में ही मरने दिया जाए। ये बहुत गजब का सिखाने वाला सबक है। बोले कि हमको जेल में ही मरने दिया जाए क्योंकि हमारा दर्द अलग है और हम जीवन से बिल्कुल मतलब ऐसा हो चुके हैं। क्योंकि उनकी बीवी, उनको भी कैंसर है, उनके बेटे, एक बेटी है, उसको भी बीमारी है और लगभग तीनों के तीनों लोग
अलग अलग जगहों पे पड़े हुए हैं, बोले इसलिए हमको इलाज की कोई जरूरत नहीं है, हमको जेल में ही मरने दिया जाए, क्योंकि हम जिस दर्द में हैं उस दर्द से हम निकलना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको भले ही अच्छा लगता होगा या अट्रैक्टिव लगता होगा कि वो देखो कितना 500 करोड़ का घोटाला कर करके मरता है, और मैंने बोला ना कीड़ा फड़ेगा जो लोग भी गलत घोटाला किया है। लालू यादव इतना जल्दी क्या नहीं मर रहा है भाई आप घोटाला किए और अब बोलने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, जो गलत है वो गलत है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है तो उसको भी नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी काहे निकल लिए, उससे जूनियर जूनियर काहे निकल लिया, ये काहे है, अभी अभी पड़ेगा अभी, क्योंकि जितने लोगों को इसने नुकसान किया है, जितने लोगों को बर्बाद किया है, उसका सारा पड़ेगा। और गांव के ठेठ भाषा में नहीं होता है पड़ी प्राप पड़ी, समझ में आ रहा है। और प्राप का बेसिकली मीनिंग कर्मा से, और कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो, इसलिए इतना जल्दी मुक्ति नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में अच्छा जिंदा रहने के लिए रहना है कि अच्छा से मरने के लिए रहना है? अच्छा से मरने के लिए। अगर अच्छा मृत्यु हुआ वो बहुत कमाल का चीज है। इसलिए अब्दुल कलाम बार बार बोलते रहते थे कि मैं जीने से नहीं डरता हूं, मैं मरने से डरता हूं, क्योंकि सारा कुछ तय उस बात पे होता है कि मरने समय आपके साथ कितने लोग थे। और अब्दुल कलाम को बहुत भयानक स्टेटमेंट था। तो अब मरने आप गए और कोई आया नहीं, और कोई आया इसलिए कि चलो कर ही देते हैं, तो वो बड़ा डेंजरस है। इसलिए इन सब चीजों से बचिएगा। आप देखिए जाके कल ही परसों न्यूज में उन्होंने इतना बेदर्दी तरीके से बोला कि जज ने बोला नहीं नहीं हम आपको मरने तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ सुविधाएं जरूर देंगे। जज ने अपने तरफ से बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने गुहार लगाया कि मुझे जीना ही नहीं, क्योंकि मैं मतलब क्या ही करूंगा जी के। और सोचिए बीवी अलग, बेटी एक है वो अलग, और वो आदमी पे 500 करोड़ का है जुर्माना, उसके धोखाधड़ी आरोप में वहां है। तो इसलिए प्रभु उस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, मेहनत और ईमानदारी से रहिए, बड़ा सुखमय जीवन है। आईएएस रहिएगा तो आईपीएस मनोज शर्मा का आजकल आप खूब सुन ही रहे हैं। मनोज शर्मा क्यों इतना खुशहाल है? अब देखिए ना, इतना ईमानदार आदमी है, अब उसको देखिएगा और लगेगा ही नहीं कि आईपीएस है। एक तो बात इतना प्रेम से करेगा ना वो कि आपको लगेगा नहीं कि आईपीएस है। किसी को कोई भी उसको कोई भैया बोल दे रहा है, कोई चाचा बोल दे रहा है, कोई ताऊ बोल दे रहा है, उसको आईपीएस कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन जो उसका पावर है ना, वो हिला के रख देगा चाहेगा किसी को भी। बट फिर भी वो इतना बेतरतीब नहीं है, वो बिल्कुल एकदम ईमानदार है। अपनी बहन की शादी के लिए टीचर से पैसा मांगे, 50 से 1 लाख दे दो, बहुत बड़ा बात है ये। एक आईपीएस के लिए एक फोन जाना 20 थाना का लोग पेटी पहुंचा देगा। बहुत आईपीएस लोग जब निकलता है तो मैं बोला नहीं कि थाना में फोन पहुंच जाता है, सर जी आओ थाना, पेटी रेडी रहता है हर थाना का। और ये आईपीएस का बात है। लेकिन वो आईपीएस जो है किसी टीचर से पैसा मांगा कि अपनी बहन की शादी करानी है, बहुत बड़ी चीज है, उसको भी मैं किस्त में चुकाऊंगा। सच बात है कि एक आईपीएस जो है कर सकते। ईमानदार रहिएगा ना तो जीवन का मतलब कोई माई कलर आपको कुछ नहीं करेगा। अब बेईमान रहिएगा तो सब आपको न चलेगा। तो स्पीकर का रोल क्या है जरा समझिए। स्पीकर के रोल पे देखो, दल बदलू जब भी हम बात करते हैं डिफेक्शन का, तो सर उसके पीछे मैंने बताया कारण, एक दिन और बोला था, स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा चीज जो बोला गया है सदन में वो भाषा के शब्द के लिए उसको एक्सेप्टेबल है या नॉन एक्सेप्टेबल। एक दिन मैंने पढ़ाया था आपको, यहां पे किसी एमएलए को बाहर निकाल देना, स्पीकर पे बोला गया कि स्पीकर का औकात नहीं है कि किसी एमएलए को बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसके पहले एक जजमेंट आया था शुरुआत में। उस जजमेंट में स्पीकर को बोला गया था कि आपको हक नहीं है कि आप किसी एमएलए को निकाल देंगे। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब स्पीकर को पावर दिया गया और बोला गया कि स्पीकर चाहे तो किसी एमएलए को बाहर कर देगा। इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लास्ट मात्र टॉपिक है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। काम का चीज होता था इंसान थोड़ा बोर होने लगते। तो अब यहाँ पे हियरिंग ए केस रिलेटेड टू द महाराष्ट्र क्राइसिस 2022 वेयर स्पीकर फेसिंग अ नोटिस फॉर डिस्क्वालिफाइंग एमएलए इन हिज असेंबली। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2023 को एक बोला कि स्पीकर शुड बी द फर्स्ट अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन। तो क्या अब स्पीकर डिसाइड कर सकता है कि एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है? यस, लेकिन पहले नहीं कर सकता था। 2016 में एक केस आया था, उस केस का नाम था नबम रेबिया का केस, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर फेसिंग नोटिस ऑफ रिमूवल कैन नॉट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन अगेंस्ट लेजिस्लेचर्स। तो पहले 2016 में एक स्पीकर के पास क्षमता नहीं था कि किसी एमएलए या किसी लेजिस्लेटर को वो बाहर निकाल सकता था। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसका रहेगा? स्पीकर का रहेगा। तो किस बेसिस पर रहेगा, क्या रहेगा? इसलिए पहला इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए एक लाइन, अकॉर्डिंग टू, बस एक लाइन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन February 15, 2023, डेट इसलिए मेंशन करवा रहा हूं ताकि दिमाग में रहे। ऑन February 2023 a speaker can decide the disqualification
disqualification of MLA, disqualification of MLA and speaker will be the first priority and speaker will be the first authority, लिख लेना बेटर रहेगा, and speaker will be the first authority हो गया। तो थोड़ा ध्यान रहे ये, बाकी इसके अंदर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, ये सब कुछ जो है बताए हुए, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको और बता दूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो तो एक चीज और लिख लो फिर आगे बढ़ लेते हैं। एक लास्ट है ताकि ये वाला लिख लो। बीबीसी के वहां पे छापा मारा गया था, बीबीसी के दफ्तर में, और ये न्यूज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कुछ कांड है, लेकिन फिर भी समझना है, सर्वे में, सर्च में, छापे में फर्क होता है और वो फर्क समझना है। नहीं तो जैसी कोई आदमी नहीं होता है, नियम बेसिकली क्या है कि जब भी कोई पुलिस किसी के घर जाती है तो पहले दिमाग में आता है कथी कलर अलग है। हो सकता है पुलिस आपके घर पे आई हो किसी और के बारे में पूछने के लिए, तब तक पूरा मोहल्ला डिसाइड कर चुका है कि बुझाता कुछ कांड भेल हुआ। अब समझ पा रहे, और आप बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं अब कि क्या हुआ है। जैसी पुलिस गया 10 लोग आया, भैया 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 क्या हुआ है, कुछ कोई जिंदा है मर गया है, इस तरीके का कांड आता है। तो ऐसे लोग होते हैं, तो उनको समझाइए नहीं, उस समय में 2 थप्पड़ा मार सकते हैं। आपका पूरा न्यायिक जो है फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उसको अपने काम से काम मतलब नहीं है, दरवाजा खुल खुल के झांक रहा था वो। इस तरीके का कांड जो नहीं करना है। खरी इधर आइए, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सर्वे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी पे सर्वे किया और वहां जाकर एक तरीके से सर्च करना अलग स्टेटमेंट होता है, सर्वे करना अलग होता है। पहले ही क्लियर कर देता हूं, तो कुछ चीजें बता दूंगा। तो सर बताइए पहले, सर्वे किया है कि सर्च किया है? सर्वे शब्द जब भी आए तो सर्वे में स्ट्रिक्टनेस उतना नहीं होगा जितना सर्च में स्ट्रिक्टनेस होगा। कुछ समझ में आ रहा है? सर्च मतलब कुछ भी गया, आपका पूरा गद्दा उद्दा सब फाड़ फूड़ के एकदम जो है बराबर करके सब आ गया। सर्वे जब भी होता है तो सर्वे में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आपको ये अनुमान लगाया जाना है कि जो टैक्स दिया है उसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है, उससे अभी वेरीफाई हुआ नहीं है। हम बस पूछने जा रहे हैं कि क्या हम आपने जो किया है ये कहां पे किया गया, उसका लेखा जोखा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्टेड सर्वे एट द प्रेमाइसेस ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी इन दिल्ली एंड मुंबई। तो पहला बीबीसी का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है। तो बीबीसी का फुल फॉर्म सिंपल है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये दिमाग में रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रिटिश के बाद क्या था, सी के जगह पे कॉर्पोरेशन था कि उसके बाद कुछ और था, इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा। तो 2 जगह पे मारा गया, एक दिल्ली में, दूसरा कहां, बॉम्बे में। तो यहां पे आई थिंक इसमें जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड सर्वे अंडर आईटी एक्ट। पूरा डिफरेंस दिया हुआ है, एक ठेठ भाषा में बता दूंगा, पूरा यहां पे बताऊंगा नहीं। देखो, सर्वे आर कंडक्टेड ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। पहली बात, सर्वे सिर्फ तभी कंडक्ट होगा जब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम करने वाला प्रोसेस ऑफिस चल रहा हो। कुछ बुझा रहा है? ओनली वर्किंग आवर ऑन बिजनेस डे वेयर अ सर्च कैन बी डन एनी डे आफ्टर सनराइज एंड कंटिन्यू अंटिल द प्रोसीजर्स आर कंप्लीटेड। तो आप मुझे बताइए, सर्च ज्यादा सख्त है कि सर्वे ज्यादा सख्त है? सर्च ज्यादा सख्त है। तो सर्वे हुआ है कि सर्च हुआ है? सर्वे हुआ पहली बात। तो ज्यादातर लोग बीबीसी के बारे में अब आम आदमी सुनेगा तो क्या बोलेगा, देख लो छापा मार के गलत। उसके पीछे यही लॉजिक है, क्योंकि आम आदमी को मसाला चाहिए और मसाला वो अपने हिसाब से ढूंढ लेता है। इसलिए आम आदमी के लिए बना दैनिक जागरण, सरस सलील, हिंदुस्तान। आप समझ पा रहे हैं, ये दे जो है आम आदमी के लिए बना, और इसलिए साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। आम आदमी जो है मैंगो मैन है, यही तो है मैंगो मैन, क्योंकि उसको बस रस चाहिए। और जैसे द हिंदू पढ़ने की बात आएगी, पूरा का पूरा पॉपुलेशन बट जाएगा, फेंक देगा द हिंदू। जैसे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की बात है कि फेंक देगा इधर उधर। लेकिन जहां देखेगा दैनिक जागरण, क्योंकि पीछे बहुत बढ़िया खूबसूरत चित्र मिला हुआ कैटरीना कैफ का। अब दैनिक जागरण में वो पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ गया हो। आप समझ पा रहे हैं कि देखिए कैटरीना कैफ जिंदा है कि मर गई। ये जो आम आदमी है वो रस ढूंढेगा, इसलिए दैनिक जागरण अखबार होना ज्यादा बिकता है, द हिंदू कम बिकता है। तो इसे थोड़ा दिमाग में रख लेना है कि काम का चीज। खैर, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, सर्वे हुआ, बस इतना याद रखिए, बाकी आपको बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है इस पे। आज के लिए अंतिम है ये, लिखिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954।
स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। देखो भैया, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग अपना हिसाब किताब शादी का बना के रखे थे। और याद रखो, धर्म के आड़ में महिलाओं का ही शोषण हो रहा था। ये ट्रिपल तलाक वाला मामला मैं बार बार बोलता हूं, ट्रिपल तलाक सिर्फ शोषण ही तो था और कुछ नहीं था। कि कोई महिलाएं आपके साथ 20 साल 25 साल से रह रही हो, माता बहन सब हो, और एक बार एक हरामखोर ने बोल दिया 3 बार 3 तलाक, तो वो तलाक हो गया। तो ये सिर्फ शोषण होता है। तो धर्म के आड़ में शोषण जो है बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला कि भैया ये सब कुछ शोषण है और महिलाओं का शोषण बंद होना चाहिए। तो बहुत अच्छा ही किया, गलत किया, सही किया, सही किया। वैसे ही अलग अलग धर्म में अलग अलग शोषण है। इस्लाम में भी अलग अलग शोषण, उसी तरीके से अलग अलग क्रिश्चियनिटी में भी, हिंदुइज्म में भी, हर जगह पे शोषण कम ज्यादा मात्रा में है। लेकिन जहां पे ज्यादा शोषण है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अब स्पेशल मैरिज एक्ट सभी धर्मों पे लागू होगा। यानी कि जो जो कानून है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चाहे वो कोई धर्म का आदमी हो, जिसका एज 18 से 21 साल के बीच में हो, उसी का शादी सिर्फ मान्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। कुछ बुझा रहे? और मैंने आपको बताया था इतने बेकार बेकार किस्म के धर्म शास्त्र के अंदर में महिलाओं को शोषण है, पॉलीगैमी है, फिर अलग अलग है, अलग अलग तरीके हैं जिसमें कि एक तरह से शोषण वही होता है। तो लॉजिक क्या है कि शायद स्पेशल मैरिज एक्ट में ध्यान रखिएगा, प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट रूट टू रिलीजियस लॉज फॉर मैरिज टू इंटरफेथ कपल्स। तो लॉजिक है, एक पॉइंट है, लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्कशन कल से शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, लिखिए, लिखिएगा स्पेशल मैरिज एक्ट ये वाला लाइन लिख लेना, ये वाला लाइन आप इसको रट लेना, एक तरह से हम बता देते हैं, उसको रट लेना। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, देख लिए, 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 is an Indian law that regulates या provides legal framework for the marriage of people, belonging to different religion and caste। सवाल यह है कि इस पे स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, इस पर सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट है। एक हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए बनाया गया था, और इसलिए मैंने आपको पॉलिटी में एक शब्द भी पढ़ाया था, यूसीसी, याद है ना? तो जो यूसीसी इसलिए बना था क्योंकि हर धर्म का लोग शोषण करता था, बोला ये सब नहीं चलेगा। अब जैनिज्म में, जैन धर्म में बोला फास्ट एंड टू डेथ वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि तब तक फास्ट रहो जब तक कि तुम मर ना जाओ। बताइए क्या है? ये तो सुसाइड है, दूसरा क्या है? अब अलग अलग उसका नाम दे दिया धर्म के आड़ में। वैसे ही हर धर्म में था, बोला कि भैया ये सब कुछ नहीं चलेगा, नियम कानून, एक ऐसा कानून चलेगा जिसके तहत सबको फॉलो करना पड़ेगा और वो इंसानियत के हित में होगा। तो बाकी इसके डिटेल अपन कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको मैं कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें काम का चीज है बहुत ज्यादा। थोड़ा गैप छोटे वाला लिख लो, ठीक है, लास्ट अंतिम कर करके तो सब पढ़ा दिए। चलो यही रात अंतिम, यही रात भारी, पढ़ लो इसको। रिम, RE, उसके बाद AIM, तो री एम बोल सकते हैं। री एम का फुल फॉर्म दिख रहा है कहीं पे? यहां बहुत ही कमाल का चीज है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री से जोड़ने का कोशिश गजब का है, और ये नॉर्वे ने काम कमाल किया है। नॉर्वे के नीदरलैंड है, बहुत कमाल का चीज है ये। और अब धीरे धीरे सब लोग इसको अप्लाई करेगा। जैसे चैट जीपीटी, मैंने बोला आपको चैट जीपीटी पढ़ाया था ना, फिर गूगल का था क्या, बार्ड, और उससे से एक जीवनी जो उसको अपडेट किया गया। तो वैसा ही जो है बड़ा कमाल का चीज है। मैंने बोला था एक दिन दिखा दूंगा आपको, चैट जीपीटी इतना मस्त वर्क करता है, एकदम 1 मिनट में खाली सिलेबस टाइप करिए, पूरा आ जाएगा, एकदम मजेदार है, एकदम जबरदस्त। तो फिर भी यहाँ आइए, बस इतना याद रखिएगा, फुल फॉर्म लिख लीजिए। री एम का क्या है? बस एक ही चीज है, बोला गया है रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री। एक शब्द है रेस्पॉन्सिबल, मतलब इसका मिसयूज नहीं कर सकते, इसलिए इसके फुल फॉर्म में ही रेस्पॉन्सिबल शब्द डाला गया है। नहीं तो सीधा डाल दिया जाता क्या, एम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, लेकिन फिर भी क्या डाला गया, री एम, क्योंकि इसको डालना है भैया रिस्पॉन्सिबल, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैंने आपको न्यूक्लियर बम के लिए बताया था 3 लेवल होता है, सिविल होता है ना, सिविल ग्रेड, मेडिकल ग्रेड, मिलिट्री ग्रेड। तो
तो सर उसमें अलग ग्रेड उसी तरीके से यहां पे बताया गया कि भैया रेस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि जो मन उधर ही है। कुछ लोग को लाइसेंस गन मिला रहता है, जानते हैं ना, ले लेते हैं। बिहार में भौकाल टाइप करना होता है, बिहार में कुछ नहीं होता है, लाइसेंस गन ले लेकिन चलाने आता नहीं है उनको, समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को चलाना नहीं आता है। शादी में गए, मारे, दूल्हा के नाके में मार दिए, अब समझ में आ रहा है, दूल्हा गायब हो गया, केस हुआ इन पे, उसके बाद भी गए। और सर इन लोगों का मतलब देखेंगे आप, बहुत सारे ऐसे हो, आड़ा टेढ़ा काम हो जाता है ऐसे। तो इस तरह का जो चीजें है ना, ये बहुत गड़बड़ सीक्वेंस चलता है। और बिहार में क्या है, इसी भौकाल के चक्कर में लोग बर्बाद है, खाली भौकाले मेंटेन करने में तो बर्बाद हो गए। इससे टैलेंटेड बच्चा बर्बाद हो जाता है खाली फोकसबाजी में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम फोकसबाजी है। फोकसबाजी से बचने का एक ही तरीका है, एजुकेशन जब लोगे ना तो इंसान का दिमाग शांत हो जाएगा, नहीं तो खाली फोकसबाजी करता रहेगा। अच्छा, वो फोकसबाजी कुछ दिन तक करेगा, 10-15 साल बाद उससे मिलिएगा तो देखेगा कि कंकाल दिख रहा है, वो न खाने का ठीक है, ना उसके बाल बच्चे का ठीक है, ना किसी का ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो होगा ही होगा। इसलिए वो सारे भौकाल लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, ज्यादातर लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं, नए नए होते हैं एज में, मुरेठा बांध के घूम लेते हैं अपाची उपाची से, और फिर कुछ दिमाग लगता है कि बेकार है मामला। इस तरीके के भौकाल में मत पड़िएगा, उनका कोई लाइफ नहीं होता है। जब इतना बड़ा जेट एयरवेज का मालिक इसने अपना एयरलाइंस बना दिया, उसका ये हाल है, तो प्रभु आपका क्या हाल होगा, वो भगवान भला करे। तो हम नहीं चाहेंगे कि हो। खैर, रियम आपको याद रहेगा, रियम का मतलब क्या है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहां पे इस्तेमाल करना? मिलिट्री में। रिस्पॉन्सिबल तरीके से या मिसयूज? रिस्पॉन्सिबल। कौन स्टार्ट किया है सबसे पहला? नीदरलैंड। ये दिमाग में आपको रहना चाहिए, बड़े काम का चीज है। अब आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे पॉपुलर होगा तो हर मिलिट्री इस्तेमाल करना शुरू करेगा? तो बस यहां तक आज रखते हैं, बाकी कल कवर करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक और लिख लो, ये वाला लास्ट, अंतिम है, ये लास्ट है, उसके बाद 5 और होगा, फिर खत्म, ठीक है? डन। देखो भैया, ये बड़ा मामला मजेदार है। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी ने सील्ड लिफाफे में उनको सजेशन भेज दिया, ये बड़ा गजब का हो गया। और कोई और नहीं, आप बीच में सुनोगे ना, हिंडनबर्ग और अडानी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, नहीं सुने थे? मैं मान के चलता हूं कि आप लोग पढ़ते होंगे, बाकी हम तो अपने हिसाब से पढ़ा ही रहे, हम भी समझ गए हैं, ना भूतो ना भविष्य, समझ में आ रहा है, आप समझ गए हैं आप काम। हमको कुछ लोग बहुत अच्छा से समझा रहा था बात की, यहाँ का समझ में आ गया ना 2-3 बजे पहले ही कि यहाँ का बच्चा समझ में आ गया ना सर आपको? हम बोले पूरे समझ में आ गया है, सच में पूरा समझ में आ गया। मेरा ही भलाई के लिए बोल रहे थे कि यहाँ के बच्चा को समझ में आ गया कैसा ट्रीट है ये। तो हम उनको हालांकि अंतिम में एक बात बोल भी दिए कि फिर भी हमको भरोसा तो है ना। तो उनको लगा कि बोल दिया ज्यादा है, तो उठ के बेचारे चले गए, मतलब उनको लगा हम बोल दिए कि नहीं फिर भी हमको भरोसा है कि यहाँ से कुछ होगा बड़ा, तो उसका उठ के चले गए। उनको लगा कि समझने वाला नहीं है। तो सच में भाई भरोसा तो है, बाकी देख लो काम है। तो पहला देखो, सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड ए सील्ड कवर सजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्टेनिंग टू द अडानी हिंडनबर्ग इशू। अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में विवाद चल रहा था, और उस विवाद को सुलझाने के लिए एक लिफाफे में, सील्ड लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से। किसके तरफ से? गवर्नमेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रभु ऐसा है, वी कांट टेक द सील्ड लिफाफा, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया और बोला गया साइड रखिए, जो भी होगा वो ओपन और ट्रांसपेरेंट होगा। तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये तरीका है जो आपको भी ऐसा ही मिलेगा। मिठाई का डब्बा, मिठाई के डब्बा में नोट, समझ में आ रहा है? ये IAS IPS को ऐसा ही मिलता है, मिठाई का डब्बा। कभी बोलेगा ये ना चाय चू हो जाए, सरकारी वाले बोलेगा चाय तो समझ में आता है, चाय चू हो जाइए, सरकारी विभाग वाला बोलता है थोड़ा चाय चू हो जाए। अब सर इस तरीके का जो कांड होता है ना, चाय चू हो जाए, चाय चू में बहुत कुछ हो जाता है, समझ में आ रहा है? फिर जब कुछ चाहिएगा वेरिफिकेशन कराने आपका, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसमें वेरिफिकेशन कराना होगा। और IAS का ज्वाइनिंग लेटर ना, आपको लगता है कि कौन आदमी इतना आसानी से मान जाएगा? कितना भी अगर वो ईमानदार होगा फिर भी आसानी से तो नहीं मानेगा। वो आएगा तो कहेगा कि पहले कुछ खियाओ, ज्वाइनिंग लेटर लेके आया भाई। इसे जब ज्वाइनिंग लेटर लेके आता है IAS का ना, तो 3-4 आदमी आता है। राजस्थान में जाके देखिएगा, 4 जना का पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट आपके पास पहुंचेगा, हो गए आप समझ पा रहे? उससे पहले तो हल्ला हो ही जाता है, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग लेटर का अलग मजा है। और ज्वाइनिंग लेटर में 4-5 लोग अगर आपको सबको खिलाना पड़ेगा तो बेहतरीन है। उस समय तो खुशी से आदमी खिला देता है, गरीब आदमी भी खिला देता है, जो गाय भैंस खाली, क्या समझ पा रहे? खिलाई देता है कुछ नहीं। तो इस तरीके का जो है, अब जो गरीब आदमी है वो भी कहीं ना कहीं से तो लेकर अपना रिस्क ले ही लेता है कि चलो अब इतना खुशी की बात है तो क्या ही है, गाय भैंस को चारा दिए तुमको भी दे देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए खैर, तो सर ये मना कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहली बात दिख रहा है ना कि मेन एक्शन में है। और अभी देखेगा ना, सुप्रीम कोर्ट का अलग भौकाल है हर दिन के न्यूज में,
जो कि बहुत अच्छा चीज है कि गवर्नमेंट को औकात में रखने का काम सुप्रीम कोर्ट कर देती है। इसलिए भारत के मतलब बोला ना कि इंडिया के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ही भरोसा रहा है, उसको मेंटेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और डीवाई चंद्रचूड़ भले जो भी है जैसा है, लेकिन कम से कम हाईलाइटेड तो हुआ है कि पहली बार किसी आदमी को 2 आदमी का नाम याद हुआ हो, बच्चे बच्चे को, एक के पाठक और दूसरा जो है डीवाई चंद्रचूड़ का कुछ लोगों तक नाम। समझ में आ रहा है? पहली बार इतिहास में 2 लोगों का नाम याद हुआ। मोदी जी तो अब आगे निकल गए, मोदी जी भगवान के दर्जे में, उनको पूजा वूजा करने लगा है लोग। आप समझ पा रहे? भैया मजाक में बोल रहा मत कहते ना कि हम बोले, नहीं तो अलग अलग धर्म के लोग हमारे पीछे कटार लेके पहुंच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी पहले ही पॉपुलर है, हर घर मोदी, पता नहीं घर घर मोदी क्या किया। और कुछ लोग मानते हैं कि मोदी जी विष्णु के तीसरे अवतार है। आप समझ पा रहे? तो अलग अलग जो है कांड चलता रहता है। आज इसके पढ़ाई में राजनीति की बात ना हो तो मजा थोड़ी ना आएगा। समझ में आ रहे हैं? आपको राजनीति लोगों के साथ तो काम करना है। चलिए ठीक है, क्योंकि सर फिलोसफर शंकराचार्य और सभी लोगों ने बोला है कि अगर इस देश का युवा राजनीति में इंटरेस्ट ना रखता हो तो देश बर्बाद हो जाता है। तो बर्बाद होने नहीं देना है, बस इंटरेस्ट जो है सही डायरेक्शन में लेना है। लास्ट आज करिए, फिर छोड़ देते हैं। जितना पढ़ाए थे फर्स्ट पेज पे आइए, बाकी कल कंटिन्यू करें, आज रहने देते हैं, बाकी कल का बहुत इंपॉर्टेंट हो। निकालो फर्स्ट, सबसे पहला न्यूज आज जो पढ़ा है, एक एक आदमी बोलते जा रहा, मैं रिपीट कर देता हूं पूरा। क्या सुन पा रहे हो? जोर से बोलो। तो सर अलर्ट रहना और उसके बाद सुन लेना कि क्या पढ़ा है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो सबसे पहला क्या है टॉपिक, बता दो। तो सर पहला था वो क्रॉस वाला ना, तो क्रॉस का मीनिंग उसमें क्यों डाला गया था? क्योंकि सर कुछ स्टेट्स 2050 तक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेकार हो जाएगा, उसमें बिहार से लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली वगैरह सब है, इसके बारे में उसने अपना रिपोर्ट सौंपा है। नेक्स्ट दूसरा, आप आगे बात बोलते जाओ। हाँ बोलो। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आता है, शिक्षा नीति के तहत। 5334 जादुई पिटारा, जो कि ऑलरेडी बोला गया 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, स्पेशली 5 क्लास तक के लिए है ना, ताकि उनको उस तरह से स्कूल में इंटरेस्टिंग किया जा सके। आगे नेक्स्ट। हाँ, तो जो आपका वॉस्ट्रो अकाउंट है उसमें मैंने बताया कि इंडिया का रुपी का वैल्यू बढ़ा है और रसिया में वहां पे ट्रेडिंग करने के लिए रुपी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए 20 से ज्यादा बैंक वहां पे वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाने में सक्षम हुआ है। यानी कि हमारा रुपया का वैल्यू धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट। हाँ, तो रोडोडेंड्रॉन मैंने बताया एक फ्लावरिंग प्लांट है, और रोडोडेंड्रॉन में एक और चीज मैंने आपको लिखवाया हुआ, क्या लिखवाया था एक और चीज, कि उसका जो है लगभग 45 टैक्सा ग्रुप के अंदर आता है। और इतना आपको अगर याद रहे तो ठीक है, बाकी फ्लावरिंग प्लांट अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो किसमें से फूल आते हैं कि फूल नहीं आते, तो लिख लीजिएगा इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट। तो उड़ीसा इनिशिएटिव चाइल्ड मैरिज का, मैंने बोला चाइल्ड मैरिज का जो है बाल विवाह के लिए रोकने के लिए उड़ीसा ने सबसे अच्छा कदम उठाया है, और उसने बाल विवाह को बहुत हद तक नहीं बल्कि ठीक ठाक लेवल पे रोक लिया है। समझ में आ रहा है? जो कि सबके लिए एक बहुत अच्छा सबक है, और उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किए गए। पुलिस भी काफी एक्टिव है, इस तरीके का कांड किए गए। नेक्स्ट। 49 जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल को कंप्लेंट बहुत ज्यादा मिल रहा था, इसलिए उसने अपीलेट ट्राइब्यूनल बना दिया और उसके तहत मामला सुलटा दिया। आगे नेक्स्ट। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बिहार विशेष राज्य दर्जा का डिमांड जो बढ़ता रहता है, तो मैंने बोला ये सब समझना नहीं है। विशेष राज्य दर्जा को ऑलरेडी मना किया गया है, किसी राज्य को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन ने पहले ही बोल दिया हुआ है कि अब किसी भी विशेष राज्य दर्जा नहीं मिलेगा, और इसलिए ये सब राजनीति के रूप में खाली काम किया जाता है। नेक्स्ट। अच्छा, 1969 में पहली बार आपको याद रखना है कि सबसे पहला विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को मिला था, और उसके बाद की चीजें सबसे लेटेस्ट किसको मिला? तेलंगाना को। नेक्स्ट पॉइंट, रूरल टूरिज्म, गांव में अब टूरिज्म शुरू किया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा फायदा मैंने बताया माइग्रेशन रुकेगा, कि गांव से लोग जो इधर उधर जाते हैं उसका माइग्रेशन रुकेगा। बाकी डेवलपमेंट तो हर तरीके से होगा ही होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, सब कुछ होगा तो होगा। नेक्स्ट, उसके बाद म्यूटनी मेमोरियल, मैंने बोला शहीद वाले लोगों के लिए जो 1857 में थे, तो अंग्रेज उनके पहले बनाए थे दूसरे पर्पस के लिए, क्योंकि उनका साथ मिला था, अब हमने उसको चेंज करके उनके लिए किया जो शहीद हो गए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीकर्स का रोल क्या है, तो मैंने बोला कि डिफेक्शन, एमएलए को अगर बाहर निकालना है या कुछ भी, तो सबसे पहला अथॉरिटी कौन होगा? स्पीकर होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि स्पीकर चाहे, हालांकि पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे किया है बीबीसी के दिल्ली और बॉम्बे में, तो इनकम डिपार्टमेंट ने सर्वे किया। सर्वे और सर्च में फर्क है, सर्वे एक तरीके से डेली रूटीन या चेकअप की तरह होता है, बिजनेस डे में कर सकते हैं, हॉलीडे में नहीं कर सकते। कुछ भी सर्च जो है सर्वे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम और जोन बता के किया जाता है। नेक्स्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत मैंने बोला सभी धर्मों के लिए है, ना कि सिर्फ एक हिंदू या किसी मुस्लिम या किसी अलग धर्म के लिए है, बल्कि सभी धर्मों के लिए है, और उसके तहत शादी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट,
REIM तो मैंने बोला REM सिंपल, री एम में ध्यान रखना है कि पहली बात रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री का है, जिसमें सबसे पहले कौन स्टार्ट किया है, नीदरलैंड ने, और अच्छे तरीके से इस्तेमाल आर्टिफिशियल मिलिट्री में किया जाए तो काम हो सकता है। नेक्स्ट, Sealed covered jurisprudence. हाँ तो सील जो कवर वाला मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि भैया ये जो आ रहा है अभी जो लिफाफे में सील्ड ये सब नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया, जो अडानी और हिंडनबर्ग की इश्यू पे कुछ बात था। क्लियर है यहां तक? बाकी इसके अलावा जो भी कुछ है आगे इसके नेक्स्ट कंटिन्यू होगा कल। मजा आया? नहीं भी आया तब भी हाँ बोल के जाओ, अभी थैला नहीं उठाना है तो जोर से बोले यस और नो। ठीक है, तो बाकी आपसे निवेदन है प्रभु, हम अपना काम कर ही रहे हैं, रिवीजन करते रहेगा। मेरे को बहुत लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि आप चले जाइए BHU, आप चले जाइए कहीं और, क्योंकि यहाँ के बच्चे नहीं सुधरने वाले, नहीं करने वाले। हम फिर से बोल रहे हैं, हमको फिर से उम्मीद है, हम ट्राई मारते रहेंगे, आप ट्राई करते रहिए, काम आसान होगा, मैं बता देता हूं। इसलिए मेहनत करिए, गलत प्रूफ करने में मजा अलग आता है जब अपने काम से करे, तो बोल के नहीं। जब कोई आप पे बिलीव ही ना करे और तब कुछ तोड़ फोड़ के काम कर जाइए तो मजा उसी में। जब कोई ये माने ना कि यहां से कुछ हो सकता है और आप वहां कर जाइए तो उसका मजा अलग होगा। आप कहीं और से करिएगा तो मजा आएगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जब आप कहीं और से करते हैं जहां कोई बिलीव ही नहीं करता था कि हो गया। नीरज चोपड़ा जैसा आदमी क्यों पॉपुलर हो गया? क्योंकि जैवलिन थ्रो पहली बार किसी ने उस मुकाम पे पहुंचा दिया जो किसी ने नहीं पहुंचाया। तो हो सकता है कि आप अच्छी क्रिकेटर बन सकते थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ने पूरा इतिहास बदल के जैवलिन थ्रो एक नया स्पॉट क्रिएट कर दिया। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं, मेरा आज भी उम्मीद है कि आप कोशिश करिए कि जो नहीं होना है उसको करने की कोशिश करिए, मजा आएगा। बाकी लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, करते रहिए, हम अपना धर्म भैया निभाते रहेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं।